नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किसको कहते हैं। ओके, तो इन सारे रिसर्च के बारे में हम बात करने वाले। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक है। हमने कल भी आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की मीनिंग बताई थी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, है ना। और आज हम उसके टाइप्स करने वाले, जहाँ पर क्वासी एक्सपेरिमेंटल जो है वो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक टाइप है। ओके, और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, किसको कहेंगे नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये भी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले। ओके, तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। ओके, एंड अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, जो बच्चे लाइव चैट के अंदर जुड़े हैं वो बच्चे ढेर सारे थम्सअप दे देना। ओके, बिकॉज आपके जो थम्सअप है मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ओके, अब की बार नेट जेआरएफ पार, जिन बच्चों का नेट कंप्लीट हो चुका है, जो बच्चे जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक नई लाइन, अब की बार जेआरएफ पार। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं। ये मेरी यूट्यूब चैनल है, पेपर 1 के लिए है। ओके, तो पेपर 1 के लिए हमारी जो मतलब कि जो वीडियोस अभी आप वीडियो देख रहे हैं वही चैनल है। ओके, तो उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर साथ ही साथ जो साइकोलॉजी वाले बच्चे हैं तो उनके लिए मेरी ये दूसरी चैनल है, स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, जहाँ पर पेपर 2 साइकोलॉजी करवाया जा रहा है। ओके, यूजीसी नेट का। ओके, और हिंदी मीडियम में पेपर करवाया जा रहा है। ओके, तो आप इसकी विजिट कर सकते हो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप साइकोलॉजी के बच्चे हो तो। ओके, और अभी यहाँ पर यूनिट नंबर 3 चल रहा है। ओके, और पेपर 1 में हमारे अभी यूनिट नंबर 2 चल रहा है, साथ ही साथ हमारा यूनिट नंबर 8 आपका आईसीटी भी चल रहा है। ओके, चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ओके, हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारी चीजें तो हमने मतलब कि पिछले वीडियो में ही देख लिया। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो देखिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होते हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ओके, जिसको बोला जाता है पूर्व प्रायोगिक अनुसंधान। दूसरा आपका होता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसको बोलते हैं अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान या तो फिर आंशिक प्रायोगिक अनुसंधान। ओके, तीसरा है आपका ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसको बोलते हैं पूर्ण प्रायोगिक अनुसंधान। देखिए, यहीं से भी क्वेश्चन बहुत सारे मतलब के आए हैं रिसर्च डिजाइन से, और इसी को हम रिसर्च डिजाइन भी बोल सकते हो कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के जो टाइप्स है वो आपके एक्सपेरिमेंटल मतलब कि रिसर्च की जो डिजाइन होती है ना वो इसी पर मतलब वो यही होती है। तो दोनों एक ही चीज है। ओके, ये आपको समझना है। सिर्फ वो डिजाइन होती है और रिसर्च क्या होता है, पूरे के पूरे रिसर्च को लागू होता है। ओके, डिजाइन जो होती है रिसर्च के अंदर हम जिस तरीके से उसका यूज करते हैं उसी को डिजाइन बोलते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, और यहाँ पर कुछ सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको साइंटिफिक तरीके से अगर उसको शो करना है किसी भी चीज को तो यहाँ पर सिंबल्स का यूज किया जाता है। ओके, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर जो भी सिंबल्स यूज किए जाते हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए, एक्स का मतलब होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम ट्रीटमेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। ओके, जो हमने आपको कल भी बताया था ना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसको हम ट्रीटमेंट वेरिएबल बोलते हैं। ओके, और फैक्टर भी उसको बोलते हैं। दूसरा है वाई, वाई को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्राइटेरियन वेरिएबल। ओके, या तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, प्रेडिक्टेड वेरिएबल। ओके, ई का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ओके, जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसी ग्रुप को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोलते हैं। तो ई से एक्सपेरिमेंटल। ओके, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स मतलब जो हमारा सैंपल है। ओके, जिनमें हमने जिन लोगों पर हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। ओके, तो वो हो गया हमारा सब्जेक्ट्स। ओके, फिर आर का मतलब होता है रेंडोमाइज ग्रुप, मतलब कि हमने उस ग्रुप को रैंडमली लिया हुआ है। ओके, ना कि अपनी मर्जी से लिया है ना। जैसे कि सपोजली मान लो ना कि एक टोकरी है। ओके, इस टोकरी में बहुत सारे आम हैं। वैसे अब तो आम की सीजन आने वाली है ना। हाँ, तो यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर बहुत सारे आम हैं। ओके, इस टोकरी में अगर आपको
मान लो सपोजली आपको चाहिए 20 आम, कितने 20 आम चाहिए, तो इस 20 आम में 20 आम को आप कैसे निकालोगे? क्या ऊपर ऊपर से 20 आम को निकाल दूंगी? नहीं, है ना। आप क्या करोगे, इनमें से कोई भी लेंगे, ऐसा नहीं कि यही लेना, आप उसको देखते के मतलब कि यहाँ पर नीचे से भी ले सकते हो, ऊपर से भी ले सकते हो, है ना, कहीं से भी ले सकते हो। सपोजली मान लो आपने इस आम को लिया, तो इस आम की चुने जाने की जो संभावना थी, प्रोबेबिलिटी थी, वो क्या थी? 100% थी। मतलब कि 100% में से वो चूज हो सकता था, है ना, यही उसकी प्रोबेबिलिटी थी, है ना। तो ये हो गया, हमने यहाँ से एक लिया, एक यहाँ से लिया, है ना, एक यहाँ से लिया, तो ये क्या किया हमने? रैंडमली लिया। ओके, रैंडमली में क्या होगा कि हम जहाँ पर पक्षपात नहीं करते, पूर्वाग्रह नहीं रखते, बायस नहीं रखते, ओके, हम उसको मतलब कि इस तरीके से लेते हैं जैसे किसी के साथ अन्याय ही नहीं होता है। जैसे लॉटरी लगती है ना, लॉटरी में भी यही होता है ना, हम फिर क्या बोलते हैं कि हमारा नसीब ही नहीं था, है ना। लॉटरी में अगर आपको इनाम नहीं मिला तो आप यही सोचोगे कि यार हमारा मतलब कि नसीब नहीं था, इसलिए हमारा नंबर नहीं आया, है ना। तो ये बात है, रैंडमली मतलब कि यहाँ पर जो भी ग्रुप लिए जाते हैं वो रैंडमाइज करके लिए जाते हैं। ओके, फिर कंट्रोल ग्रुप होता है, सी का मतलब होगा कंट्रोल ग्रुप, जिस पर हमने कंट्रोल कर रखा है, जिसका मतलब कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, नॉर्मल जो लोग होंगे उनको रखेंगे, और एक्सपेरिमेंटल में हम क्या करेंगे, उनको ट्रीटमेंट देंगे, नॉर्मल लोगों को हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा कंट्रोल ग्रुप। ओ का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। ओके, ऑब्जर्वेशन मतलब जो हम टेस्ट लगा रहे हैं, ओके, पोस्ट टेस्ट ले रहे हैं, प्री टेस्ट ले रहे हैं, ओके, देख रहे हैं कि उन पर कोई इफेक्ट हुआ है कि नहीं, है ना। तो देखो, ऑब्जर्वेशन करके भी हम देख कर भी कर सकते हैं, या तो फिर हम टेस्ट लेकर भी तो देख ही रहे हैं ना कि उनके स्कोर क्या आ रहे हैं, है ना, तो उसका मतलब ओ से ऑब्जर्वेशन। ओके, क्लियर। आगे की जितनी भी डिजाइन आएगी ना, उन सभी डिजाइन के अंदर ऐसे सिंबल से यहाँ पर क्या है, सिंबलिंग करके देखा जाता है कि कौन सी पैटर्न बन रही है इसमें। ओके, चलिए पहले बात कर लेते हैं प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किसको कहते हैं। तो देखिए, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में या तो एक समूह या तो विभिन्न आश्रित समूह को एक स्वतंत्र चर के अनुप्रयोग के प्रभाव के लिए बनाया जाता है, जिसे परिवर्तन का कारण माना जाता है। ओके, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक समूह लेते हैं या तो फिर अलग अलग से डिपेंडेंट ग्रुप लेते हैं। ओके, और उनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यहाँ पर क्या देखा जाता है, यहाँ पर ये देखा जाता है कि क्या इफेक्ट हो रहा है। ओके, और जिसको क्या मतलब कि कारण माना जाता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजेस हो रहा है उसका कारण किसको माना जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को माना जाता है। यह प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन का सबसे सरल रूप है। ये ना बहुत ही सरल रूप है, लेकिन इसको मतलब कि अच्छा भी नहीं माना जाता है। ओके, ये सरल तो है लेकिन इसको अच्छा भी नहीं माना जाता, और इसे बिना किसी नियंत्रण समूह के साथ व्यवहार किया जाता है। यहाँ पर अगर हमारे पास कंट्रोल ग्रुप नहीं है फिर भी हम यहाँ पर मतलब कि एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि, तो यहाँ पर हमें कंट्रोल ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि बहुत ही व्यवहारिक प्रायोगिक अनुसंधान में वास्तविक प्रयोगात्मक मानदंडों के कई क्षेत्रों की कमी है। यहाँ पर वास्तविक जो भी एक्सपेरिमेंट, ट्रू एक्सपेरिमेंटल क्राइटेरिया है, इसकी बहुत ही कमी है, बिकॉज ये बहुत ही मतलब कि मान लो ना हमने 3 टाइप बताया ना, उसमें सबसे बेस्ट ट्रू एक्सपेरिमेंटल है, वो सबसे बेस्ट है, प्योर बोला जाता है। ओके, प्योर एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। फिर क्वासी आता है, तो क्वासी इससे थोड़ा सा कम अच्छा है। ओके, ये कम अच्छा है। और ये प्री प्री वाला तो उससे भी कम अच्छा। ओके, मतलब कि बुरे के टाइम मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। इसके बाद ये भी माना नहीं जाता। ओके, सबसे बेस्ट किसको माना जाता है, ट्रू एक्सपेरिमेंट को माना जाता है। ओके, फिर आगे देखते हैं, इसको प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को स्यूडो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन भी बोलते हैं। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, स्यूडो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन किसको बोलते हैं, तो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को बोलते हैं। ओके, पीएचडी के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ओके, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलें, आप देखो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है ना, इसके टाइप्स देखते हैं। अब इसके टाइप्स क्या हैं कि वन शॉट की स्टडी रिसर्च डिजाइन, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिजाइन, और स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। ओके, कंपैरिजन,
चले इन तीनों को समझ लेते हैं। ओके, इसका हिंदी मुझे नहीं पता, ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐसे ही इंग्लिश में ही लिखा है। ओके, वन शॉट केस स्टडी के अंदर क्या होगा, तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रायोगिक अध्ययन में केवल एक आश्रित समूह होगा। ओके, मतलब कि एक डिपेंडेंट ग्रुप होगा या वेरिएबल होगा। ओके, उन पर हम विचार करते। अध्ययन कुछ उपचार के बाद किया जाता है। ओके, कुछ ट्रीटमेंट दी जाती है और उसके बाद स्टडी किया जाता है। ओके, जिसे परिवर्तन का कारण माना जाता है, मतलब कि जिसको क्या माना जाता है कि जो चेंजेस हुआ है उसका कारण ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिससे यह एक परीक्षण के बाद का अध्ययन बन जाता है, मतलब कि टेस्ट के बाद का ये स्टडी है। ओके, वन शॉट केस स्टडी। ओके, याद रखना है केस स्टडी में हम एक ही पर्सन को लेते हैं, एक ही समूह के लेते हैं ना, तो बस उसी से यहाँ पर केस स्टडी को याद रख लो। ओके, अब देखो वन का मतलब यहाँ पर वन दिया ही हुआ है ना, वन शॉट केस स्टडी। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर एक्सओ लिखा हुआ है, एक्सओ, तो इसका मतलब क्या है, ये एक्स क्या है हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या तो फिर हम बोल सकते हैं ट्रीटमेंट वेरिएबल, है ना। तो ये ट्रीटमेंट वेरिएबल है, मतलब कि यहाँ पर हमने ट्रीटमेंट दी किसी एक ग्रुप को। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। ओ का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। ओके, ऑब्जर्वेशन। और एक्स का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, क्लियर। तो वन शॉट की स्टडी में क्या होगा कि हमने यहाँ पर ट्रीटमेंट दी। ओके, मतलब कि एक्स दिया, उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन किया, बस ये होता है यहाँ पर। और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करके हम ये देखते हैं कि हाँ यहाँ पर जो भी चेंजेस हुआ होगा ना डिपेंडेंट वेरिएबल पर, तो उसका रीजन क्या है, ये एक्स ही है, ये माना जाता है। ओके, क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये बात भी याद रखनी है, देखो यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप भी नहीं है, यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप भी नहीं है। ओके, कंट्रोल ग्रुप भी नहीं है, रैंडमाइज भी नहीं किया हुआ है। ओके, ये भी आपको याद रखना, रैंडमाइज भी नहीं किया है। ओके, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, सेट की एग्जाम में भी इस बार ऐसा ही क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन से डिजाइन के अंदर कंट्रोल ग्रुप का मतलब कि यूज नहीं होता है, रैंडमली यूज नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन को पूछा गया था। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सेट में पूछे जाते हैं, सेट और नेट की जो सिलेबस है हमारा, ओके, वो सेम है। तो अगर सेट के एग्जाम में पूछा जा रहा है तो मतलब कि नेट में भी शायद पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइम पे। ओके, तो याद रखिएगा इन सारी चीजों को। चलें, और उसके बाद आते हैं वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। देखो नाम से ही अगर आप देखोगे ना तो पता चलेगा, वहां पर केस स्टडी थी, तो याद रख लो केस स्टडी में हम किसी एक पर्सन पर, किसी एक संस्था पर, किसी एक कॉलेज पर, है ना, कोई भी लेते हैं, एक यूनिट पर ही हम काम करते हैं ना, तो इसलिए वहां पर एक ही ग्रुप था और हमने वहां पर कोई मतलब कि प्री टेस्ट नहीं लगाया, उनमें हमने क्या किया, ट्रीटमेंट दी और उसके बाद ऑब्जर्वेशन कर दिया, है ना। अब यहाँ पर क्या आता है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट दे दिया है ना, तो यहाँ पर भी ग्रुप तो आपके पास क्या होगा, एक ही होगा। यह सो डिजाइन उपचार के प्रशासित होने से पहले और उपचार के बाद एक ही समूह पर। ओके, मतलब कि यहाँ पर भी वन ग्रुप ही है। ओके, वन ग्रुप पर परीक्षण करके पोस्ट टेस्ट और प्री टेस्ट दोनों अध्ययन को जोड़ता है। पूर्व में उपचार की शुरुआत में, बाद में, अंत में प्रशासित किया जाता है। देखो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर सपोजली मान लो कि मैंने आज आपका टेस्ट लिया। ओके, मैंने आपका एक टेस्ट ले लिया, मान लो कि मैंने एंजाइटी का टेस्ट आप पर लगाया। ओके, आपको एंजाइटी का डिसऑर्डर था। ओके, तो मैंने आप पर एंजाइटी का क्या लगाया, टेस्ट लगाया। ओके, जस्ट वेट। ओके, ओके, तो मैंने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया, आपको जो एंजाइटी का टेस्ट दिया ना, मैंने एंजाइटी का टेस्ट दिया। ओके, तो ये मैंने क्या कर लिया, पहले टेस्ट ले लिया, उसके बाद में क्या करूंगी, उसके बाद मैं आपको एक्स दूंगी। एक्स मतलब मैं यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट दूंगी। ओके, ट्रीटमेंट दूंगी, ट्रीटमेंट में क्या दूंगी, साइकोथेरापी दे दूंगी, साइकोथेरापी दूंगी, है ना। तो यहाँ से साइकोथेरापी मैंने ट्रीटमेंट किया आप पर। ओके, ताकि आपकी एंजाइटी का लेवल जो है वो कम हो जाए। ओके, इसके लिए मैंने आपको ट्रीटमेंट दी और उसके बाद ट्रीटमेंट देने के बाद मैं क्या करती हूँ, फिर से आपका ऑब्जर्वेशन करती हूँ, मतलब फिर से आप पर एंजाइटी का टेस्ट लगाती हूँ, फिर से आप पर क्या करती हूँ, एंजाइटी का टेस्ट लगाती हूँ।
तो ये क्या हो गया आपका वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। ओके, अब देखिए ये पहले मैंने टेस्ट लगाया, वो प्री का मतलब पहले लगाना है ना, पहले, तो प्री टेस्ट पहले लगाया हुआ टेस्ट हो गया, और पोस्ट का मतलब क्या होता है बाद में। ओके, तो वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल देने के बाद, ट्रीटमेंट वेरिएबल देने के बाद हम जो ऑब्जर्वेशन करते हैं उसी को बोलते हैं पोस्ट टेस्ट। ओके, क्लियर। तो बस यही उसकी डिजाइन थी। तो देखो O1, ओके, ऐसे लिखा जाता है O1, ओके, लेकिन सिस्टम नहीं है ना, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आप समझिए O1, फिर हमने X दिया, फिर हमने O2 ऑब्जर्वेशन दूसरा किया। O1 था हमारा प्री टेस्ट था, ओके, O2 था हमारा क्या था, पोस्ट टेस्ट। ओके, बोरिंग नहीं होना है इन चीजों में, ओके, ध्यान रखना है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आपको थियरी बेस्ड पूछे जा सकते हैं। सेट के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन लगा लिए थे। ओके, तो वैसे तो मैंने वहां पर तो पढ़ाया हुआ था गुजराती में, तो बहुत सारे बच्चे सही करके आए थे। ओके, बिकॉज जिन्होंने वीडियोस देखे थे उनको पता था कि मैम ने ऐसा कुछ पढ़ा है। ओके, तो जो लोग बोलते हैं ना कि मैम बहुत ही डीपली पढ़ाती है, लेकिन डीपली पढ़ना बहुत ही ज़रूरी। अगर आज आपको नहीं आता ना, तो कल आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले। ओके, कल को जाकर आप भी गाइड बनोगे। अगर आपको ही खुद को नहीं आएगा तो आप बच्चों को कैसे गाइड करोगे, खुद ही सोचो ना। आपको कोई गाइड नहीं कर पाता है तो आपको कितना बुरा लगता है, आपको कैसा लगता है कि देखो ये कैसे गाइड है, उनको ही खुद को नहीं आता तो हमें क्या सिखाएंगे, है ना। तो कल को यही बातें आपको ना सुननी पड़े, इसीलिए मैं यहाँ पर डीपली पढ़ा रही हूँ। जितना पढ़ाती हूँ रिसर्च जो है ना वो डीपली पढ़ो, बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, बिकॉज ये आपकी लाइफ टाइम आपके साथ चलने वाला है। आप फ्यूचर के अंदर गाइड भी बन सकते हैं, है ना। अगर प्रोफेसर बने तो गाइड भी बनेंगे, तो फिर तब जाकर आपको आपका रिसर्च ये पता होना चाहिए कि रिसर्च के अंदर आखिर होता क्या है ना। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो हमारे रिसर्च के पूरे मतलब कि सारी बातें यहाँ पर आ जाती, पूरी रिसर्च डिजाइन इसी पर डिपेंड होती। ओके, चलिए आगे चलते हैं। स्टैटिक ग्रुप की बात करते, देखो जहाँ पर स्टैटिक शब्द आ गया तो यहाँ से आपको याद रख लेना है कि यहाँ पर एक कंट्रोल ग्रुप हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, चलिए देखो हमने प्री एक्सपेरिमेंटल में बताया कि यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप का होना आवश्यक नहीं है। अगर कंट्रोल ग्रुप नहीं है तो अभी आपकी वहाँ पर एक्सपेरिमेंट हो सकता है। जैसे कि वन केस स्टडी हमने देखा, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट देखा है ना, वहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही ग्रुप था, है ना, और कंट्रोल ग्रुप नहीं था। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए एक स्थिर समूह तुलना अध्ययन में दो या अधिक समूह को अवलोकन के तहत रखा जाता है। यहाँ पर दो या दो से ज्यादा ग्रुप को यहाँ पर रखा जाता है, जहाँ केवल एक समूह को कुछ उपचार के अधीन किया जाता है। अब एक ही समूह ऐसा होता है, जितने भी चाहे मान लो जितने भी समूह लो, लेकिन उनमें से हम एक ही समूह को एक्सपेरिमेंटल के अंदर रखते हैं। ओके, मतलब कि उसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाते हैं, जबकि अन्य जितने भी समूह को स्थिर कर दिया जाएगा, मतलब कि उनको कंट्रोल कर दिया जाएगा। ओके, उनको कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी। ओके, इस तरीके से आपको याद रखना है, एक ग्रुप को हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बाकी के ग्रुपों को हम ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। ओके, सभी समूहों का परीक्षण के बाद किया जाता है और समूह के बीच देखे गए अंतर को उपचार का परिणाम माना जाता है। अब देखो यहाँ पर डिजाइन से ही समझते हैं। यहाँ पर हमने दो ग्रुप बनाए, एक ये ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। ओके, ये ए ग्रुप, ये बी ग्रुप। ओके, इसको हम दे रहे हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट, मतलब कि ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया। क्यों, इसको हम देंगे ट्रीटमेंट, इसको क्या देंगे, ट्रीटमेंट देंगे। ओके, और यहाँ पर बी ग्रुप है, उसको हम कुछ नहीं देंगे, इसलिए हमने उसको कंट्रोल कर दिया। ओके, उसको हम कुछ देने वाले नहीं हैं। ओके, कंट्रोल ग्रुप हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम इसको ट्रीटमेंट दे रहे, डायरेक्टली ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ओके, यहाँ पर डायरेक्टली ट्रीटमेंट दे रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्टली ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और फिर जाके उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ओके, और फिर जाकर क्या करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है, पोस्ट टेस्ट लगाया है ना, ट्रीटमेंट के बाद जितने भी टेस्ट लोगे वो पोस्ट टेस्ट कहलाएगा। अगर ट्रीटमेंट से पहले टेस्ट ले रहे हैं तो प्री टेस्ट होगा, ट्रीटमेंट के बाद होगा तो पोस्ट टेस्ट लगेगा। ओके, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ट्रीटमेंट दिया और फिर पोस्ट टेस्ट दे दिया। ओके, कंट्रोल ग्रुप में हम कुछ भी नहीं देंगे,
यहाँ पर कुछ भी नहीं देंगे और डायरेक्टली उनको पोस्ट टेस्ट दे देंगे। ओके, और उनका ऑब्जर्वेशन करेंगे। ओके, ये देखो O1 O2 क्यों दे रहे हो कि ये हमने एक ऑब्जर्वेशन किया तो O1 हो गए, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन हो रहा है तो O2 हो गया। ओके, इसलिए यहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं होना है सबको। समझ में आई चीज? जैसे कि मान लो ना, सपोजली मान लो कि स्कूल के जो बच्चे हैं, ओके, एक क्लासरूम है। ओके, अब इस क्लासरूम के अंदर मेरे मान लो कि मेरे क्लास में 50 बच्चे। ओके, अब इन 50 बच्चों में से मैं क्या करती हूँ कि कुछ बच्चे, मतलब कि मान लो ना मैं यहाँ पर 20 बच्चे ऐसे ले लेती हूँ जो मतलब कि नॉर्मल मैं उनको रखती हूँ, मतलब कि नॉर्मल यानी कि इनको मैं कोई अलग मेथड से नहीं पढ़ा रही। ओके, और 30 बच्चे ऐसे जिनको मैं ना मतलब कि प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। क्या करती हूँ? प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। ओके, ये जो बच्चे हैं वो नॉर्मली मेथड जो हम रटाया पढ़ाते हैं ना, वैसी मेथड से ही हम पढ़ाते हैं। ओके, नॉर्मली, और इसको हम दूसरी अलग अलग मेथड से पढ़ाएंगे। ओके, अब क्या होगा, ये हमारे एक्सपेरिमेंटल हो गया। क्यों? क्योंकि हम उनको अलग अलग मेथड से पढ़ा रहे हैं, और ये हमारा कंट्रोल हो गया बिकॉज इनको हम अलग मेथड से नहीं पढ़ाते। ओके, तो अब क्या करेंगे, इनको अलग अलग मेथड से पढ़ाने के बाद हम इनका ऑब्जर्वेशन करेंगे। ओके, और फिर हम इनका भी ऑब्जर्वेशन करेंगे। ओके, तो वो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का जो स्कोर आएगा और नॉर्मल ग्रुप का जो स्कोर आएगा उसको देखेंगे। फिर देखेंगे कि अगर यहाँ पर ज़्यादा स्कोर बने हैं तो मतलब कि हमने जो डिफरेंट मेथड से उनको पढ़ाया उसी के कारण यहाँ पर चेंज आया है। ओके, तो इस तरीके से ये देखा जाता है। तो ट्रीटमेंट हमारी यहाँ पर क्या थी? मेथड थी। ओके, ट्रीटमेंट हमारी मेथड्स थी कि जो डिफरेंट मेथड हमने दी, इसी वजह से वहां पर क्या हुआ, चेंजेस आया। ओके, तो ये हमने ट्रीटमेंट देने के बाद पोस्ट टेस्ट दिया। ओके, मतलब कि ट्रीटमेंट देने के बाद टेस्ट लिया, उसी को पोस्ट टेस्ट बोला गया है ना। और यहाँ पर भी पोस्ट टेस्ट होगा बिकॉज यहाँ पर पोस्ट टेस्ट लिया, उसके साथ ही यहाँ पर टेस्ट ले लिया साथ में, है ना, तो वो भी पोस्ट टेस्ट हो गया। ओके, क्लियर? चलो, तो ये थी स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। देखो यहाँ पर भी आपको रैंडमाइज वर्ड कहीं पर भी नहीं मिला है ना, रैंडमाइज नहीं मिला। रैंडमाइज में हम इक्वल लेते हैं। ओके, रैंडमाइज करके लेते हैं तो ओके, लेकिन यहाँ पर तो हमने रैंडमाइज यूज नहीं किया है, तो ये भी याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। चलिए, अब आते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंटल की बात करते हैं। प्री एक्सपेरिमेंटल में हमने थ्री ग्रुप देखे। कौन कौन से देखे? एक तो दिखा 1 केस स्टडी देखा, उसमें हम क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट दिया, ट्रीटमेंट दिया और पोस्ट टेस्ट ले लिया। ओके, उसके बाद 1 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, तो उसके अंदर हमने क्या किया, पहले प्री टेस्ट लिया, फिर ट्रीटमेंट दिया, फिर हमने क्या किया, पोस्ट टेस्ट दे दिया, है ना। फिर उसके बाद स्टैटिक ग्रुप वाला देखा, तो स्टैटिक ग्रुप में हमने क्या किया, 2 ग्रुप लिए, एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप लिया, एक कंट्रोल ग्रुप लिया। एक्सपेरिमेंट ग्रुप था उसको ट्रीटमेंट दी, कंट्रोल ग्रुप को ट्रीटमेंट नहीं दी। एक्सपेरिमेंट ग्रुप को ट्रीटमेंट देने के बाद पोस्ट टेस्ट लिया, है ना, मतलब कि एक्सपेरिमेंट ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद उसका पोस्ट टेस्ट लिया। कंट्रोल ग्रुप को कुछ भी नहीं दिया और पोस्ट टेस्ट ले लिया। ओके, इतना आपको याद रखना था। और वहां पर हमने रैंडमाइज कुछ भी नहीं किया, कंट्रोल ग्रुप तो है लेकिन रैंडमाइज नहीं किया है। ओके, अब क्वासी एक्सपेरिमेंटल की बात करते। देखिए यहाँ पर अर्ध शब्द, अर्ध कोसी। ओके, क्वासी का मतलब क्या होता है, आंशिक होना। तो इसको अगर हम बोले ना तो आंशिक प्रायोगिक योजना भी बोला जाता है। ओके, ऐसे क्वेश्चन में भी नेट में आया हुआ है आंशिक प्रायोगिक योजना का भी। ओके, तो मुझे मिलेगा तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी और PYQS में भी कराऊंगी। ओके, तो आंशिक प्रायोगिक योजना आधा कहा जाता है, आधा प्रायोगिक योजना, अर्ध प्रायोगिक योजना। ओके, छम प्रायोगिक योजना, ऐसे शब्द भी आपको मिल जाएंगे। ओके, देखो पार्शियल, हाफ, सुडो, ओके, ऐसे मतलब कि आपको वर्ड भी मिल जाएगा। ओके, अब देखो अर्ध प्रयोगात्मक अनुसंधान सच्चे प्रायोगिक अनुसंधान के समान। ओके, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसके समान ही, लेकिन यहाँ पर, लेकिन वो समान नहीं दिखते, समान है
ओके दिखते समान है लेकिन हैं समान नहीं, है ना। जैसे कि ट्विंस बच्चे होते हैं ना, जुड़वा बच्चे होते हैं, दिखते समान है ना, लेकिन उनकी फिंगर पे प्रिंट अलग होंगी, है ना। उनका अंदर का मतलब कि खुद की सोचने की जो चीजें होगी, ओके, वो सारी चीजें अलग सी होंगी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि सेम टू सेम सारा का सारा 100% होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके तो यहाँ पर क्या होगा, दिखती समान है लेकिन है समान नहीं, उसके अंदर डिफरेंस थोड़ा सा है। ओके अर्ध प्रयोगों में प्रतिभागियों को यादृच्छिक रूप से असाइन नहीं किया जाता। ओके यहाँ पर हम रैंडमली असाइन नहीं करते। असाइन का मतलब है आवंटित करना, विभाजित करना। ग्रुपों को अगर हम मान लो, सपोजली मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरी यहाँ पर पॉपुलेशन है मान लो 1000 लोगों की। ओके अब इनमें से मैंने 100 लोगों को ले लिया सैंपल में, ये मेरा क्या बन गया, सैंपल। अब ये सैंपल भी मैं लूंगी ना, तो कैसे लूंगी, रैंडमली लूंगी। ओके ये सैंपल भी मैं रैंडमली लूंगी, ये मेरी पॉपुलेशन है पूरी। ओके इस पॉपुलेशन में से मैं रैंडमली सैंपल को लूंगी। अब ये रैंडमली मैंने 100 लोगों को तो ले लिया, लेकिन मुझे 2 ग्रुपों में उसको बांटना है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, एक कंट्रोल ग्रुप है, इसके अंदर मुझे उनको बांटना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इसी सैंपल में से रैंडमली उसका असाइन करूंगी। यहाँ पर भी मैं रैंडमली यूज करूंगी। ओके तो रैंडमली यहाँ पर असाइन करूंगी दोनों ग्रुप कि चलो भाई यहाँ पर 100 लोगों की चिट्ठी बना ली। ओके जस्ट एग्जाम्पल, उन लोगों की चिट्ठी बना ली और फिर बता दिया कि चले पहले 50 चिट्ठियाँ जिनके नाम आएंगे वो लोग एक्सपेरिमेंटल में जाएंगे, और बाकी जी की जो 50 चिट्ठियाँ रहेगी वो ग्रुप कहलाएगा कंट्रोल ग्रुप। इस तरीके से मैं क्या किया, मैंने यहाँ पर रैंडमली असाइन किया, 2 भागों में बांटा मैंने सैंपल को, तो वो भी कैसे, रैंडमली तरीके से। ओके तो यहाँ पर कोसी एक्सपेरिमेंटल में हम रैंडमली असाइन नहीं करते हैं। जो भी प्रतिभागी मतलब पार्टिसिपेंट्स बोलो, सब्जेक्ट्स बोलो, सैंपल बोलो कि सेम चीज है, और जैसे उनका उपयोग उन सेटिंग्स में किया जाता है जहाँ यादृच्छिकरण मुश्किल या असंभव होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ना रैंडमली तरीके से उनको विभाजित नहीं कर पाते हैं पार्टिसिपेंट्स को, तो वहाँ पर हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल का यूज करते हैं। ओके यह शैक्षिक अनुसंधान में बहुत आम है। ओके जो एजुकेशनल रिसर्च जो होते हैं ना, उसके अंदर ये बहुत सी आम चीज है। ओके मतलब कि बहुत ही कॉमन चीज है, जहाँ प्रशासक प्रयोगात्मक नमूनों के लिए छात्रों की यादृच्छिक चयन की अनुमति देने के इच्छुक नहीं होते। ओके जहाँ पर क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल सैंपल्स के लिए वो एग्री नहीं होते हैं। ओके तो उस टाइम पर हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं। ओके चलिए देखिए, जो क्वेश्चन आएंगे ना थियरी बेस्ड ही आएगा, तो आपको समझना है चीजों को। ओके रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ समझना है। अब देखो नो रैंडम असाइनमेंट मैंने बताया आपको, ये एक चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरी है नो कंपैरिजन बिटवीन ट्रीटमेंट ग्रुप एंड नॉन ट्रीटमेंट ग्रुप, मतलब कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप के बीच में कंपैरिजन नहीं की जाती है। ओके कंपैरिजन नहीं की जाती है, नहीं की जाती है। ओके नहीं हो पाती है या नहीं की जाती। ओके ये याद रखना है। क्लियर, चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसके भी टाइप्स हैं, इसके 5 टाइप हैं। एक इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन, इक्विवेलेंट टाइम सैंपल डिजाइन, नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। ओके फिर काउंटर बैलेंस डिजाइन और सेपरेट सैंपल प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। ओके इन सारी जो डिजाइन है उनको समझते हैं। अब देखो इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन जो है उसमें क्या होता है, तो इसको बोलते हैं बाधित समय श्रृंखला। ओके तो वो क्या होता है कि ये जो टाइम सीरीज है वो एनालिसिस, फिर जिसे कभी कभी अर्ध प्रायोगिक समय श्रृंखला विश्लेषण के रूप में भी जाना जाता है। ओके इसको इंटरप्टेड टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहा जाता है। ओके कभी कभी उसको क्वासी एक्सपेरिमेंटल टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोला जाता है। ओके याद रखना है। ओके इसको फिर सांख्यिकीय विश्लेषण की एक विधि है, ये क्या है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की एक विधि है। ओके जिसमें हस्तक्षेप के प्रभाव का आकलन करने के लिए हस्तक्षेप के एक बिंदु से पहले और बाद में लंबी अवधि की अवधि को ट्रैक करना शामिल। यहाँ पर लंबी अवधि तक यहाँ पर क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ओके चलिए देखते हैं।
यहाँ पर क्या होता है पता है कि पहले हम ना उनको थोड़े थोड़े टाइम के अंतराल पर ऑब्जर्वेशन करते रहते। ओके, जैसे कि सपोजली मैंने आज ऑब्जर्वेशन किया, फिर मैंने 20 दिन के बाद दूसरा ऑब्जर्वेशन किया, फिर मैंने 30 दिन के बाद तीसरा ऑब्जर्वेशन किया, फिर मान लो कि मैंने 2 महीने के बाद चौथा ऑब्जर्वेशन किया, फिर मान लो कि मैंने 6 महीने बाद पांचवा ऑब्जर्वेशन किया। अब देखो उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ट्रीटमेंट दूंगी। अब ट्रीटमेंट देने के बाद मैं अगेन उनका ऑब्जर्वेशन करूँगी। फिर से मैंने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद फिर से किया ऑब्जर्वेशन, उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया, फिर से मैंने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया, फिर से ऑब्जर्वेशन किया। ओके, तो इस तरीके से हम इनको क्या करते हैं, लंबे टाइम तक हम उनका एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, जैसे कि हम मान लो ना कि जो लॉन्गिट्यूडिनल में किस तरीके से करते हैं ना, हर साल पर उनका चेक करते हैं कि कितना उनका डेवलपमेंट हुआ है ना। तो यहाँ पर किसी भी मतलब कि जो आप ये सब्जेक्ट्स होते हैं उनके उनको हमें जो टेस्ट देना है या फिर हमें जो जानकारी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उनका ऑब्जर्वेशन पहले लंबे टाइम तक करते हैं, उसके बाद हम ट्रीटमेंट दे देते हैं उसको। ओके, मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल देते हैं और उसके बाद लंबे टाइम तक उनका फिर से अगेन हम क्या करते हैं, उनका मतलब कि क्या बोलते हैं, उनका फिर से इफेक्ट देखते हैं कि क्या क्या हुआ है। ओके, पहले कैसे कैसे था, उसके बाद ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद कितने लंबे टाइम तक उन्होंने याद रखा। जैसे कि सपोजली चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि आप ना मान लो 5वीं कक्षा के बच्चे। ओके, तो मैंने इनका ना पहले टेस्ट लिया और ओके ये शुरुआत में आए तो उनका टेस्ट लिया, तो ये शुरुआत के दिन में टेस्ट लिया, उसके बाद मैंने ना इनका 2 महीने के बाद टेस्ट लिया, फिर से मैंने इनका 4 महीने के बाद टेस्ट लिया, उनका 6 महीने के बाद टेस्ट लिया। उसके बाद में ना मुझे पता चला कि इनको मुझे ये ट्रीटमेंट देनी है, तो मैं यहाँ पर उनको ट्रीटमेंट दे रही हूँ। ओके, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ट्रीटमेंट दे रही हूँ। ट्रीटमेंट देने के बाद मैं अगेन देखूंगी कि उनके स्कोर में बढ़ावा हुआ कि नहीं, फिर से मैं देखूंगी अब उनके स्कोर सुधर रहे हैं या कम ही हो रहे हैं, या फिर से मैंने ये देखा, फिर से देखा, फिर से देखा, तो ये क्या हो गया, ये आपका इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन हो गई। ओके, चलें उसके बाद आते हैं इक्विवेलेंट टाइम सैंपल डिजाइन। ओके, इक्विवेलेंट के अंदर क्या होगा, देखो यहाँ पर भी हमारा मतलब कि कंट्रोल ग्रुप कहीं पर भी नहीं था, है ना, यहाँ पर भी कंट्रोल ग्रुप भी नहीं है, रैंडमली असाइनमेंट भी नहीं है, तो ये याद रखना है, यही चीजें मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सारी के सारी डिजाइन के अंदर। ओके, चलिए अब देखो इक्विवेलेंट टाइम सैंपल डिजाइन में क्या होगा, तो इक्विवेलेंट टाइम सैंपल डिजाइन एक नमूना डिजाइन एक अर्ध प्रायोगिक विधि होगी, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, जहां हस्तक्षेप को कई बार प्रशासित किया जाता है और हस्तक्षेप को कई बार हटा दिया जाता है। मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको दिया भी जाता है, हटा दिया भी जाता है। ओके, तो परिणाम की अवलोकन उपचार के प्रत्येक प्रशासन के बाद और प्रत्येक समय अवधि के बाद जहां हस्तक्षेप को हटा दिया जाता है लिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मान लो कि ये हमारे एक्स है, हमारा क्या है, एक्स हमारा ट्रीटमेंट है ना, ट्रीटमेंट वेरिएबल है, या तो फिर हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि हमने आज मान लो सपोजली मैंने आज एक्स दिया, मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया। ओके, ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसका ऑब्जर्वेशन करूँगी, इसका टेस्ट ले लिया, ऑब्जर्वेशन मतलब पोस्ट टेस्ट हो गया। ओके, ये पोस्ट टेस्ट ले लिया। अब देखो इसके बाद में अगेन उसका मतलब कि यहाँ पर मैं ना उनको कुछ भी नहीं दूंगी, मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं दूंगी, और उसके बाद में उनका फिर से मैं क्या करूँगी, ऑब्जर्वेशन करूँगी। मतलब कि ऑब्जर्वेशन यहाँ पर किया, उसके बाद लंबे टाइम तक कुछ नहीं दूंगी और उसका ऑब्जर्वेशन करूँगी दोबारा से। ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं फिर से, यहाँ पर मैंने नहीं दिया तो 0 लगा लेती हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर फिर से क्या करती हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे देती हूँ और फिर जाके उनका ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ। ओके, फिर आगे जाके थोड़े लंबे टाइम के बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं दे रही। ओके, और उसके बाद में अगेन यहाँ पर क्या कर रही, ऑब्जर्वेशन कर रही। तो इस तरीके से लंबे टाइम तक ऐसी सीरीज चलती रहती है जिसको बोलती है इक्विवेलेंट टाइम सैंपल सीरीज। इक्वल टाइम पे हम काम करते हो कि मतलब कि आज मैंने यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया,
उसके बाद मैंने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया, फिर से इतना टाइम लिया, ओके, वहाँ पर मैंने कुछ नहीं दिया, उसके बाद का जो टाइम था, ओके, इन दोनों के बीच में जो टाइम था वैसा टाइम यहाँ पर ले लिया और फिर ऑब्जर्वेशन किया। अगेन यही प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हुई। इस तरीके से मैं एक बार इंडिपेंडेंट वेरिएबल देती हूँ, फिर ऑब्जर्वेशन करती हूँ, फिर दूसरी बार में इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं देती हूँ, ऑब्जर्वेशन करती हूँ, तीसरी बार में इंडिपेंडेंट वेरिएबल देती हूँ और ऑब्जर्वेशन करती हूँ, चौथी बार में इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं देती हूँ और ऑब्जर्वेशन करती हूँ। ओके, तो इस तरीके की जो ये टाइम सीरीज बन रही है उसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट टाइम सैंपल डिजाइन। ओके, चलिए उसके बाद आते हैं नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। ओके, अब देखो इनमें क्या होता है, एक अर्ध प्रयोगात्मक डिजाइन जिसमें एक उपचार समूह और एक नियंत्रण समूह होता है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, एक कंट्रोल ग्रुप होगा। देखो आगे वाले में भी हमने देखा, यहाँ पर भी कंट्रोल ग्रुप नहीं है और ना ही रैंडमली है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका कंट्रोल ग्रुप तो है, कंट्रोल ग्रुप तो है, ओके। अब समूह की प्रतिक्रियाओं की तुलना अनुसंधान की शुरुआत और अंत में एकत्र किए गए उपायों पर की जाती है। मनोविज्ञान और अन्य सामाजिक विज्ञानों में इन डिजाइन में अक्सर स्वचयन शामिल होता है। यहाँ पर क्या करते हैं, सेल्फ सिलेक्शन किया जाता है, जिसमें उपचार समूह के सदस्य वे होते हैं जो स्वेच्छा से या अन्यथा उपचार की तलाश करते हैं। मतलब यहाँ पर रेंडमली तो है ही नहीं, है ना। हम स्वेच्छा से अगर हम ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं, सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, तो रैंडमली तो है नहीं। ओके, तो यहाँ पर एक तो है कंट्रोल ग्रुप तो है लेकिन रैंडमाइज किया हुआ नहीं है। ओके, चलिए उसके जबकि तुलना समूह के सदस्य नहीं करते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। चूंकि प्रतिभागियों को यादृच्छिक रूप से शर्तों के लिए असाइन नहीं किया जाता है, देखो यादृच्छिक रूप से असाइन नहीं किया जाता है, मतलब रैंडमाइज नहीं किया गया। ओके, रैंडम असाइन नहीं किया है, इसलिए दोनों समूह को मापा और बिना माप वाले दोनों कारकों पर पहले से मौजूद अंतर प्रदर्शित करने की संभावना है, जिन्हें सांख्यिकीय विश्लेषण के दौरान ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसे गैर समतुल्य तुलना समूह डिजाइन भी कहा जाता है, गैर समतुल्य नियंत्रण समूह डिजाइन भी कहा जाता है। इसको नॉन इक्विवेलेंट कंपैरिजन ग्रुप भी बोला जाता है। ओके, कंट्रोल ग्रुप है ना, ત્યાં वहां पर आप कंपैरिजन भी बोल सकते हो। ओके, यहाँ पर कंपेयर की जाती है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के बीच में। ओके, चलिए इसके डिजाइन क्या बनेगी, यहाँ पर ग्रुप ए है, यहाँ पर ग्रुप बी है। ओके, यहाँ पर मैंने ऑब्जर्वेशन किया, मतलब कि प्री टेस्ट लिया। ओके, ये क्या किया, प्री टेस्ट लिया, उसके बाद यहाँ पर ट्रीटमेंट दी गई और उसके बाद इनका ऑब्जर्वेशन किया गया, मतलब कि पोस्ट टेस्ट हो गया। ओके, अब यहाँ पर दूसरा ग्रुप, ये तो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और ये आपका क्या है, कंट्रोल ग्रुप है ना। अब इसको क्या किया जाता है, अगेन हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं देते हैं और यहाँ पर पोस्ट टेस्ट ले लेते हैं। ओके, तो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप तो होता है लेकिन रैंडमली ग्रुप नहीं है हमारे पास, तो ये याद रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। ओके, चलिए उसके बाद आते हैं काउंटर बैलेंस डिजाइन की बात करते हैं। देखो काउंटर बैलेंस एक ऐसी टेक्निक है जिसका उपयोग बार बार उपायों के डिजाइन का उपयोग करते समय ऑर्डर प्रभाव से निपटने के लिए किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमें ऑर्डर इफेक्ट्स जो होती है उससे निपटने के लिए इस डिजाइन का यूज किया जाता है। प्रति संतुलन के साथ प्रतिभागी के नमूने को आधे में विभाजित किया जाता है। ओके, जिसमें एक आधा दो शर्तों को एक क्रम में पूरा करता है और दूसरा आधा जो है वो उल्टे क्रम में शर्तों को पूरा करता है। ओके, यहाँ पर क्या होता है कि चार ग्रुप टोटल लिए जाते हैं, कितने, 4 ग्रुप लिए जाते हैं, उनमें से 2 ग्रुप जो होते हैं ना वो क्या करता है, एक मतलब कि एक क्रम में पूरा होता है। ओके, 2 ग्रुप ऐसे होते हैं जो एक क्रम में क्या होते हैं, पूरा होता है, उसकी जो पैटर्न होती है वो सेम होती है, और 2 ग्रुप ऐसे होंगे जो उल्टे क्रम में काम करेंगे। कैसे, उल्टे क्रम में काम करेंगे। ओके, इस तरीके से। चलिए यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर ग्रुप ए है। ओके, उसमें हमने क्या किया है, एक्स का मतलब क्या है हमारा, एक्स का मतलब है हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर हमने यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया, फिर उनका ऑब्जर्वेशन किया, है ना।
फिर उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर दूसरे ग्रुप को दूसरा मतलब कि क्या किया, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया। हर एक में अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रहे हैं। ओके, यहाँ पर सी में तीसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया, फॉर में चौथा इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया। ओके, जैसे कि मान लो ना सपोजली कि हम अलग अलग मेथड का यूज करते हैं, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर ग्रुप ए को हम दे रहे हैं लेक्चर मेथड। ओके, लेक्चर मेथड। बी को दे रहे हैं प्रोजेक्ट मेथड। ओके, सी को हम दे रहे हैं ग्रुप मेथड। ओके, ग्रुप डिस्कशन मेथड। ओके, और डी को मान लो कि हम कौन सी मेथड लेंगे भाई, बताओ भाई। ओके, यहाँ पर हम डी में कौन से लेंगे भाई, ओके रोल प्ले। ओके, रोल प्ले मेथड। ओके, ये याद रखते हैं। चलिए, एग्जाम्पल है, जस्ट आपको समझ में आए इसलिए। ओके, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ना आज मतलब कि मान लो ये सभी हमने ये 2 महीने में मैंने क्या किया, ग्रुप ए को दिया लेक्चर मेथड, बी को मैंने दिया प्रोजेक्ट, और सी को दिया ग्रुप डिस्कशन, और डी को किया रोल प्ले से मैंने उनको सिखाने की कोशिश की। फिर मैंने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करके उनके जो स्कोर मिले हैं उसको नोट कर लिए। ओके, उसको क्या कर लिया, नोट कर लिया उनके स्कोर को। उसके बाद मैं 2 महीने तक दूसरी मेथड से उनको पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ग्रुप ए को दे दूंगी दूसरे वाले मतलब कि प्रोजेक्ट मेथड दे दूंगी। फिर यहाँ पर चौथी मेथड जो है वो है हमारी रोल प्ले की, ग्रुप बी को दूंगी। ग्रुप सी के अंदर 1 मतलब कि लेक्चर वाली मेथड दूंगी, और 3 मतलब कि ग्रुप डिस्कशन वाली मेथड दूंगी। तो यहाँ पर हम चेंज करते जाएंगे। ओके, मान लो सपोजली मैं 1 2 3 4 इनको नंबर दे देती हूँ, तो यहाँ पर ग्रुप ए को मैं 1 2 3 4 इस तरीके से 2 महीने के अंतराल में मैंने सारी मेथड अलग अलग मेथड से उनको पढ़ाया और ऑब्जर्वेशन किया। ग्रुप बी में मैं क्या करूँगी, ग्रुप बी में मैं यहाँ पर 2 4 ओके सम संख्या पहले लूंगी और विषम संख्या बाद में लूंगी। इस तरीके से मैं उनको क्या करती हूँ, पढ़ाती हूँ। ओके, पढ़ाना तो मुझे चारों की चारों मेथड है। ओके, उनको भी सभी ग्रुपों को। ओके, अब देखो ये भी चार मेथड से पढ़े। फिर यहाँ पर ग्रुप सी की बारी आती है, तो देखो यहाँ पर मैंने पहले इवन नंबर ले लिया और यहाँ पर ओड नंबर है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे। ओके, इस तरीके से आगे देखो यहाँ पर जो चलेगा वो उल्टे क्रम में चल रहा है, 4 3 2 1 ऐसे उल्टे क्रम में चलेगा। ओके, तो इस तरीके देखो, एक ग्रुप था वो सीधे क्रम में चला, दूसरा ग्रुप था उल्टे क्रम में चला। ओके, ये 2 ग्रुप हुए और बाकी के जो 2 ग्रुप है वो क्या करते, क्रम को फॉलो कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ओके, क्लियर। तो बस यही यहाँ पर ये काउंटर बैलेंस डिजाइन कही जाती है। ओके, इसके बेस पर हम क्या करते हैं कि जो भी ऑर्डर इफेक्ट्स होती है ना उसको हम यहाँ पर मतलब कि देखते हैं कि इसका कैसे इफेक्ट हो रही है और किस तरीके से उसको निपटा जा सके। ओके, चलिए, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं है ना, और ना ही हम यहाँ पर रेंडमली असाइन कर रहे हैं, तो ये दोनों नहीं है यहाँ पर भी। ओके, चलो अब आते हैं सेपरेट सैंपल, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। यहीं से आपको पता चल गया प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट होगा है ना, सेपरेट सैंपल। अब यहाँ पर क्या होता है कि अलग नमूना, हम डिफरेंस नमूना लेते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंस सैंपल लेते हैं। ओके, अलग अलग सैंपल लेते हैं। अलग नमूना प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन एक प्रकार का अर्थ प्रयोग है। ओके, क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट है जहां ब्याज के परिणाम 2 बार मापा जाता है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 बार मापते हैं इसको, एक बार पहले और एक बार हस्तक्षेप के बाद। मतलब कि पहले ऑब्जर्वेशन किया, फिर ट्रीटमेंट दी, उसके बाद अगेन ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट हो गया। ओके, हर बार बेतरतीब ढंग से चुने गए प्रतिभागियों को एक अलग समूह पर प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट उपायों के बीच का अंतर परिणाम हस्तक्षेप के प्रभाव का अनुमान लगाएगा। मतलब कि ये हमने पहले क्या किया, उनको प्री टेस्ट दिया, फिर उनको ट्रीटमेंट दी, फिर हमने पोस्ट टेस्ट दे दिया। ओके, उसके बाद अगेन हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना क्या होता है कि यहाँ पर भी हमारा कंट्रोल ग्रुप नहीं है। ओके, यहाँ पर भी हमारा कंट्रोल ग्रुप नहीं है। ओके,
और यहाँ पर देखो जो भी ग्रुप है सेपरेट ग्रुप लेते हैं ओके, तो वो हम क्या करते हैं रैंडमली चूजन पार्टिसिपेंट्स ओके। तो यहाँ पर हम रैंडमली चूज तो करते हैं पार्टिसिपेंट को ओके, लेकिन कंट्रोल ग्रुप नहीं है यहाँ पर ओके। रैंडमली तो है लेकिन यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप नहीं। अब देखो रैंडमली पार्टिसिपेंट को चूज करते हैं, असाइन नहीं करते किसी ग्रुप को, बिकॉज यहाँ पर ग्रुप तो जो है वो आपके पास एक ही ग्रुप है ओके। यहाँ पर देखो इस ग्रुप में हमने पहले ऑब्जर्वेशन किया, फिर ट्रीटमेंट दी, फिर ऑब्जर्वेशन किया, अगेन ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ओके। इस तरीके से है ये ओके। तो ये याद रखना है कि कंट्रोल ग्रुप नहीं है यहाँ पर, रैंडमली पार्टिसिपेंट चूज किए जाते हैं लेकिन रैंडमली असाइन नहीं है ओके। मतलब कि ग्रुप यहाँ पर ग्रुप 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप होते तब हम रैंडमली असाइन करते ओके। चलिए अब बात करते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है ना वो प्योर होता है, पूर्ण रूप से होता है ओके। कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च माना जाता है ओके। अब इसमें क्या होता है कि वास्तविक प्रायोगिक अनुसंधान जिसको बोला जाता है ट्रू ओके, पूर्ण वास्तविक ओके, ये है उसकी परिभाषा। अब देखो वास्तविक प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन एक परिकल्पना को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए सांख्यिकीय विश्लेषण पर निर्भर करता है। मतलब कि हाइपोथेसिस है उसको अप्रूव करना है या फिर डिसअप्रूव करना है, वो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस पर निर्भर करता है ओके। यहाँ पर हाइपोथेसिस बनाई जाती है, फिर वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है कि रिजेक्ट हो रही है, वो किसके बेस पर कहेंगे, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के बेस पर उस पर टेस्ट लगाएंगे और फिर जाके बताएंगे कि हाँ हमारी जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो रही है या फिर एक्सेप्ट हो रही ओके। यह प्रायोगिक डिजाइन का सबसे सटीक प्रकार है ओके। एकदम से एक्यूरेट टाइप है एरिया, ये जो है वो क्या है एक्यूरेट, मतलब कि 100% यहाँ से जो रिजल्ट मिलता है ना वो 100% प्योर होता है ओके। और इसे कम से कम 2 यादृच्छिक रूप से सौंपे गए आश्रित विषय पर प्री टेस्ट के साथ या बिना किया जा सकता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम रैंडमली असाइन करते हैं ग्रुपों को, जो लेते हैं ना 2 या 2 से ज्यादा जो भी ग्रुप जितने भी लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं रैंडमली असाइन करते हैं। हमने बताया ना पॉपुलेशन में से सैंपल लिया, सैंपल हमने रैंडमली लिया और सैंपल में से हम ग्रुपों में डिवाइड कर रहे हैं तो उन वो भी हमने रैंडमली किया। तो ये जो प्रोसेस हुई उसी को बोलते हैं रैंडमली असाइन ओके। तो यहाँ पर भी रैंडमली असाइन किया जाता है। प्री टेस्ट कुछ में प्री टेस्ट लिया जाता है, कुछ में नहीं लिया जाता ओके। पोस्ट टेस्ट तो सभी में होगा, याद रखना है। पोस्ट टेस्ट है ना वो सभी के सभी डिजाइन के अंदर होगा, उसके बिना तो कैसे पता चलेगा कि आपने कोई ट्रीटमेंट दिया है उसका मतलब कि इफेक्ट हुआ है कि नहीं, है ना। तो पोस्ट टेस्ट तो सभी में होगा, लेकिन प्री टेस्ट जो है ना वो आपको याद रखना पड़ेगी कि कौन सी डिजाइन में हमने प्री टेस्ट को लिया था कि नहीं लिया था। दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी होगी कि कौन से डिजाइन के अंदर कंट्रोल ग्रुप था कि नहीं था, कौन से डिजाइन के अंदर रैंडमली असाइन किया गया था कि नहीं किया गया था। इन चीजों को आपको ये सारे वीडियो में याद रखना है ओके, और वहीं से क्वेश्चन आएंगे आपके। चलिए अब बात करते हैं पूर्ण प्रयोगात्मक अनुसंधान डिजाइन में एक नियंत्रण समूह होना चाहिए ओके, एक कंट्रोल ग्रुप होना चाहिए और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा ओके। एक चर जिसे शोधकर्ता द्वारा हेरफेर किया जा सकता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको क्या कर सकते हैं मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऐसा एक वेरिएबल होना चाहिए ओके। फिर और वितरण यादृच्छिक होना चाहिए, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी कैसा होना चाहिए रैंडम होना चाहिए ओके। मतलब कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का पक्षपात पूर्वाग्रह नहीं करना है, रैंडमली हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे ओके। जो डिवाइड करते हैं ना ग्रुपों में वो भी क्या होना चाहिए रैंडमली होना चाहिए ओके। क्लियर, ये उसकी मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स भी मान सकते हो आप। चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। अब इसके टाइप्स जो है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के, तो यहाँ पर देखो रैंडमाइज, सभी में रैंडमाइज ही होगा बिकॉज यहाँ पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं, रैंडमाइज किया जाता है ओके। तो रैंडमाइज पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन ओके, यहाँ पर पोस्ट टेस्ट ओनली लिया जाता है। फिर प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल डिजाइन, यहाँ पर क्या होगा पहले टेस्ट दिया, फिर ट्रीटमेंट दी, फिर पोस्ट टेस्ट लिया गया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम ट्रीटमेंट दी और यहाँ पर हमने
मतलब कि पोस्ट टेस्ट थे। ये ऐसे ही मैं बता रही हूँ कि उसके जो अंदर हम पढ़ेंगे डिटेल्स में कैसी डिजाइनें बन रही हो। ओके, ये सिर्फ आपको एक ओवरव्यू मिल रहा है कि क्या हो सकता है इसके अंदर। ओके, फिर फैक्टोरियल डिजाइन होती है। फैक्टोरियल डिजाइन में हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, उसके जो लेवल होते हैं, कितने लेवल है, उसके बेस पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, उनको मतलब कि उन पर ट्रीटमेंट करते हैं, उनको देखते हैं। ओके, ये फैक्टोरियल डिजाइन है। फिर वन वे अनोवा डिजाइन हो गई आपकी। ओके, फिर ब्लॉक वन वे अनोवा डिजाइन हो गई। ओके, उसके बाद आपका सोलोमन रैंडमाइज फॉर ग्रुप डिजाइन हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको सारे के सारे देखने हैं। चलिए, ओके, सबसे पहले आते हैं द पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इस डिजाइन में विषय को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, बिल्कुल रैंडमली यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ओके, और दो समूहों को सौंपा जाता है, मतलब कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप है, बिल्कुल है। ओके, और केवल प्रयोगात्मक समूह का इलाज किया जाता है। करीब से देखने के बाद दोनों समूह का परीक्षण किया जाता है और इन समूह के बीच के अंतर से एक निष्कर्ष निकाला जाता है। क्या समझ आया? रैंडमली, आर का मतलब मैंने बताया था ना सिंबल में कि आर का मतलब है रैंडमली, है ना, रैंडमाइज किया हुआ। तो यहाँ पर हमने एक आगे वाले जितनी भी मतलब कि डिजाइन थी उनमें से आपको कि मैम ऐसा तो सभी में हमने देखा कि चलो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, उसको हमने दे दिया ट्रीटमेंट और फिर हमने उसका ऑब्जर्वेशन कर दिया। कंट्रोल ग्रुप था, उनको कुछ नहीं दिया, उनको उनका ऑब्जर्वेशन कर दिया। ये तो हमने आगे भी पढ़ा था, बिल्कुल सही, आपने आगे भी पढ़ा था, लेकिन आपने आगे ये नहीं पढ़ा था कि ये जो ग्रुप है वो रैंडमाइज किया हुआ है ना। तो ये एक नई चीज यहाँ पर देखने को मिल गई कि रैंडमाइज करके अगर हम किसी भी ग्रुप का मतलब दो ग्रुप हो, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो, एक कंट्रोल ग्रुप हो, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट दी जा रही हो, कंट्रोल ग्रुप को कुछ भी नहीं दिया जा रहा, दोनों ग्रुपों का पोस्ट टेस्ट लिया जा रहा। ओके, तब जाकर हम बोलते हैं कि ये हमारी ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का जो टाइप है, द पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। ओके, तो वो ये है। ओके, तो यहाँ पर रैंडमली आर आपका नया आ गया। ओके, चलिए, उसके बाद प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट कंट्रोल डिजाइन। तो यहाँ पर कंट्रोल शब्द मिल रहा है ना, तो उसी से आपको पता चलेगा। और आगे रैंडमाइज ऐसा अगर शब्द मिल जाता है तो भी आपको पता चलेगा। अब देखो, इस नियंत्रण समूह के डिजाइन के लिए विषय को यादृच्छिक रूप से दो समूह को सौंपा जाता है। देखो यहाँ पर भी हम रैंडमली असाइन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो रैंडमली असाइन है, बिल्कुल है। फिर यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप है, बिल्कुल है। ओके, फिर प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट है ना, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ओके, अब देखो यहाँ पर दोनों को प्रस्तुत किया गया है, लेकिन केवल प्रयोगात्मक समूह का इलाज किया जाता है। बारीकी से अवलोकन करने के बाद प्रत्येक समूह में परिवर्तन की मात्रा को मापने के लिए दोनों समूह का परीक्षण के बाद किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या बताया, आगे जो किया ना वैसे ही प्रोसेस यहाँ पर है। ओके, देखो आगे वाले में भी हमने क्या किया था, आगे वाले में सिर्फ हमने पोस्ट टेस्ट लिया, प्री टेस्ट नहीं लिया है ना। तो यहाँ पर हमने ओनली पोस्ट टेस्ट लिया था। अब इनमें कुछ नहीं, यहाँ पर आगे प्री टेस्ट लिया जाता है। ओके, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप है। यहाँ पर हमने पहला प्री टेस्ट लगा लिया, ये है प्री टेस्ट। ओके, और ये आपका प्री टेस्ट, और यहाँ पर 3 नंबर O3। ओके, मतलब कि ये दोनों प्री टेस्ट हमने ले लिए दोनों ग्रुप के। ओके, उसके बाद यहाँ पर ई को मतलब कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को क्या दिया गया, ट्रीटमेंट दिया गया। ओके, ट्रीटमेंट मतलब कि उनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया गया, फिर उनका ऑब्जर्वेशन यहाँ पर किया गया, और यहाँ पर कुछ नहीं दिया, और उनका ऑब्जर्वेशन, दोनों का ऑब्जर्वेशन साथ में ही होता है। ओके, प्री टेस्ट लिया तो दोनों का साथ में लेंगे, पोस्ट टेस्ट लेंगे तो अभी दोनों का साथ में लेंगे। ओके, सिर्फ ट्रीटमेंट जो देंगे तो वो एक्सपेरिमेंटल को देंगे और कंट्रोल को नहीं देंगे, है ना। तो ये उसकी एक डिजाइन बन गई। ओके, अब देखो यहाँ पर सभी चीजें हैं, रैंडमली असाइनमेंट है। ओके, असाइन किया हुआ है ग्रुपों को, दो ग्रुपों को, पॉपुलेशन में से सैंपल को लिया, सैंपल में से दो ग्रुपों को असाइन किया, वो भी रैंडमली किया, पॉपुलेशन में सैंपल को लिया, वो भी रैंडमली लिया। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर दो ग्रुपों में बांटा, वो रैंडमली असाइन कहा जाता है। ओके, तो इस तरीके की सारी चीजें इसमें हमें देखने को मिल रही है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। सोलोमन फॉर ग्रुप डिजाइन देखते हैं। अब ये प्री टेस्ट ओनली और प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप का संयोजन है।
जो हमने पहले प्री टेस्ट वाला देखा था वो और उसके बाद का प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट देखा ना, उनका ये संयोजन है, मतलब कि उनको कंबाइन करके ये बनाया हुआ है सोलोमन फॉर ग्रुप डिजाइन। ओके, इस मामले में बेतरतीब ढंग से चुने गए विषयों को 4 समूह में रखा जाता है। यहाँ पर भी हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं ग्रुपों को। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन में से सैंपल को लिया, ओके, वो भी रैंडमली लिया और यहाँ से हम 4 ग्रुपों में उसको डिवाइड करते हैं। किसके कितने, 4 ग्रुपों में डिवाइड किया, वो भी हमने रैंडमली किया। ओके, अब देखो यहाँ पर आपका कंट्रोल ग्रुप नहीं है, हाँ है, सॉरी कंट्रोल ग्रुप है। ओके, यहाँ पर देखो पहले हमने यहाँ पर प्री टेस्ट लिया, पोस्ट टेस्ट लिया। ओके, ये 2 ग्रुप हैं, इनमें हम इनका कंपैरिजन करेंगे R1 R2 के रैंडम, R का मतलब हमने रैंडमाइज किया हुआ है। ओके, यहाँ पर हमने प्री टेस्ट लिया, यहाँ पर भी प्री टेस्ट लिया, R1 को हमने ट्रीटमेंट दिया, R2 को कुछ भी नहीं दिया। ओके, फिर जाके दोनों का क्या किया, पोस्ट टेस्ट दिया गया। ओके, 3 और 4 का भी यही मामला, 3 4 में हम मतलब कि प्री टेस्ट नहीं ले रहे हैं। ओके, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिर्फ उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं और फिर पोस्ट टेस्ट ले रहे हैं। ओके, यहाँ पर R4 में क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहा है और पोस्ट टेस्ट दे रहे थे। ये दोनों है वो पोस्ट टेस्ट है, ओनली पोस्ट टेस्ट। ओके, ये क्या है, ओनली पोस्ट टेस्ट, और ये क्या है, दोनों प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। ओके, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। ओके, इस तरीके से इनको देखा जाता है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पर भी कंट्रोल ग्रुप तो है ना, जो देखो यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं दी, यहाँ पर भी नहीं दी, तो यहाँ पर देखो रैंडमली असाइन भी हो रहा है, कंट्रोल ग्रुप भी है। ओके, प्री टेस्ट भी है, पोस्ट टेस्ट भी है। ओके, सारी चीजें यहाँ पर है। तो इसको 4 ग्रुपों में डिवाइड किया जाता है, ये आपको याद रखना है सोलोमन में। ओके, सोलोमन का नाम आ जाए तो याद रखना है, 4 ग्रुप में उसको डिवाइड किया जाता है। ओके, चलो अब आते हैं फैक्टोरियल डिजाइन की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जब रिसर्च करने जाओगे, जैसे एजुकेशन वाले बच्चे हैं और साइकोलॉजी वाले बच्चे, इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं। ओके, तो ऐसे जो जिनके मतलब कि जिनकी रिसर्च के अंदर क्या आता है, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस आता है, उन सारों के लिए फैक्टोरियल डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टोरियल डिजाइन सच्चे प्रयोग का एक रूप है जहां कई कारकों, बहुत सारे मल्टी फैक्टर्स जो होते हैं, ओके, जो शोधकर्ता नियंत्रित, स्वतंत्र, कंट्रोल इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं, ओके, कंट्रोल किए होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। ओके, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हेरफेर किया जाता है या अलग अलग होने की अनुमति दी जाती है। मतलब कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मान लो कि मैंने मेथड ले ली। ओके, मेथड जो है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अब अलग अलग मेथड में इनमें यूज कर रही हूँ, लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, ओके, डिस्कस मेथड, तो ये क्या है, उसके लेवल हैं, ये क्या है, उसके लेवल बन गए। इस तरीके से आपको समझना है। ओके, शोधकर्ताओं को 2 मुख्य लाभ प्रदान करते हैं। सबसे पहला तो ये कि शोधकर्ता को एक साथ 2 या 2 से अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्र चर के मुख्य प्रभाव की जांच करने की अनुमति देते हैं। अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इनका इफेक्ट भी हम देख पाते हैं। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल पर। ओके, और एक दूसरे को भी इफेक्ट कर रहा है कि नहीं, ये भी हम देख पाते हैं। ओके, तो यहाँ पर इंटरेक्शन बोलते हैं ना, इंटरेक्शन देख पाते हैं। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं कि दूसरा क्या है कि शोधकर्ता को चर के बीच बातचीत का पता लगाने की अनुमति दे, मतलब कि इंटरेक्शन, एक दूसरे को वो कितना, यहाँ पर हमने बताया ना, जो वेरिएबल है वो एक दूसरे को कितना इंटरेक्टिव कर रहा है। ओके, एक दूसरे को कितना इफेक्ट कर रहा है, ये भी देखने को मिलता है। और दोनों वेरिएबल जो है, 2 या 2 से जितने भी वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो सारे डिपेंडेंट वेरिएबल को भी कैसे मतलब कि इफेक्ट कर रहा है, वो भी हमें देखने को मिलता है। ओके, एक इंटरेक्शन तब होता है जब एक चर के प्रभाव दूसरे चर के स्तरों के अनुसार भिन्न होते हैं। इस तरह की बातचीत का पता तभी लगाया जा सकता है जब चरों का संयोजन में परीक्षण किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उनको कंबाइनेशन करके हम उसको चेक करते हैं। ओके, ये सारी डिटेल्स जो है वो हम स्टैटिस्टिक में पढ़ेंगे। चलिए अब देखो, फैक्टरी में काम करें, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है यहाँ पर। ओके, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की कार्य मतलब कि जॉब एफिशिएंसी होती है। ओके, कार्य क्षमता, यहाँ पर एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता। ओके, तो कार्य क्षमता पर टेम्परेचर और वॉइस का क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, ये हमें जानना है। हमें ये जानना है कि एक फैक्ट्री है, उसके अंदर जो भी मजदूर काम कर रहा है, जो वर्कर काम कर रहा है, ओके, यहाँ पर वर्कर,
जो वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनकी जो कार्यक्षमता मतलब जॉब एफिशिएंसी है, ओके, उन पर टेम्परेचर का, वहाँ की फैक्ट्री का जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर का, वहाँ के मतलब कि फैक्ट्री में कितना शोर हो रहा है, ओके, उस वॉइस का उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उनकी जॉब एफिशिएंसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ओके। तो ये कोई रिसर्चर है वो देखना चाहता है, तो यहाँ पर समझिए कि इफेक्ट किसका हो रहा है, तो आप बोलोगे टेम्परेचर एंड वॉइस का हो रहा है ना। तो ये तो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, बिकॉज ये दोनों क्या करें, इफेक्ट करें, किसको इफेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों जॉब एफिशिएंसी को इफेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो जॉब एफिशिएंसी हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ओके। अब देखो यहाँ पर ए को हमने टेम्परेचर मान लिया, ओके, और बी को हमने वॉइस मान लिया। अब ये जो डिजाइन बनती है ना उसको हम क्या करते हैं, देखो टेम्परेचर को हमने बांट लिया, टेम्परेचर को, ओके, टेम्परेचर को हमने बांट लिया तीन ग्रुपों में, टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं हम, ओके। एक तो हाई लेवल का टेम्परेचर, एक मीडियम लेवल का टेम्परेचर, और तीसरा है आपका लो लेवल का टेम्परेचर, ओके। इन तीनों टेम्परेचर को हम देखेंगे कि हाई लेवल का टेम्परेचर है तो उससे जॉब एफिशिएंसी पर कितना इफेक्ट हो रहा है, मीडियम टेम्परेचर पर कितना हो रहा है, ओके, लो टेम्परेचर होगा तो जॉब एफिशिएंसी पर कितना इफेक्ट हो रहा है, ओके। तो हमने टेम्परेचर तो हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, है ना, उसके कितने लेवल बनाए, ये सारे क्या है, लेवल्स है, लेवल्स है उसके, ओके। तो यहाँ पर ये लेवल मतलब स्तर है, तो ये कितने स्तर हैं, 3 स्तरों में हम उसको देख रहे हैं, इसका इफेक्ट देख रहे हैं, 3 स्तरों में देख रहे हैं। दूसरा वेरिएबल हमारा कौन सा है, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा है बी, वॉइस, ओके, वॉइस मतलब कि आवाज है, ओके। अब इनको मैं 2 लेवल पर चेक करना चाहती हूँ, एक हाई लेवल पर और एक लो लेवल पर, मतलब कि हाई लेवल का वॉइस होगा उसकी क्या इफेक्ट हो रही है, जॉब एफिशिएंसी पर, और लो लेवल का जो वॉइस है उसकी जॉब एफिशिएंसी पर क्या इफेक्ट हो रही है। इस तरीके से मैं 2 भागों में उसको बांटूंगी और फिर जाके मैं उनका क्या करूंगी, इफेक्ट चेक करूंगी। तो हमने वॉइस को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा, है ना। तो ये हो गई हमारी जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे उनके लेवल हो गए। अब देखो हमारी स्टडी के अंदर कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, उनकी कितनी कक्षाएं, है ना, उनकी कितनी, तो पहले की कितनी है, 3 है, और दूसरे की कितनी है, 2 है, तो 3/2 ये हमारी फैक्टोरियल डिजाइन बन गई, ये हमारी फैक्टोरियल डिजाइन बन गई, ओके। इस तरीके से पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल के 3 लेवल, दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के 2 लेवल, टोटल हमारे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए आपको 2 राउंड दिख रहा है, ओके, ये याद रखो। चलिए, ओके, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ओके। और टोटल अगर हम पूछे कि टोटल कितनी कक्षाएं, तो 3 2 6, इंटरेक्टिव अगर देखें तो 3 2 6 होंगी, ओके। यहाँ पर हम उसमें नहीं जाएंगे, वो हम स्टेटिस्टिकल में पढ़ाएंगे, ओके। चलो अब आते हैं, इसको अगर हमें मतलब कि डिज़ाइन बनानी है तो किस तरीके से बनाएंगे सिंबल के रूप में। तो ए है, ये वाला हमारा क्या है, ये वाला हमारा ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके, ये वाला हमारा बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ए को हमने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में, बी को हमने 2 भागों में। अब देखो A1 और B1 ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे, तो इनकी इफेक्ट भी देखी जाएगी। तो A1 B1 A2 B1 ये भी इफेक्ट करेगा एक दूसरे को, ओके, इंटरएक्टिव है, यानी कि सभी लेवल जो है वो एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे, ओके। ये लो वाला है हाई को भी करेगा, मीडियम वाला भी हाई को करेगा, हाई वाला भी हाई को करेगा, इस तरीके से, ओके। लो वाला है वो लो को करेगा, मीडियम वाला लो को करेगा, हाई वाला भी लो को करेगा, इस तरीके से, ओके। तो अब देखो A2 B1 हो गया, फिर यहाँ पर A3 B1 को इफेक्ट करेगा, ओके। तो इस तरीके से अब देखो ये तो हो गया। अब A1 जो है वो B2 को भी करेगा, ओके, A2 है वो B2 को भी करेगा, ये दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं, ओके, दोनों एक दूसरे को, मतलब ये इसको कर रहा है और ये इसको भी कर रहा है, ओके, इस तरीके से। फिर A3 है वो भी B2 को भी करेगा, ओके। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। क्लियर, आई होप क्लियर हो चुका होगा। चले, तो इस तरीके की ये डिजाइन बनती है जिसको बोलते हैं फैक्टोरियल डिजाइन। चलो अब आते हैं रैंडमाइज वन वे अनुवाद। देखो यहाँ पर ना हम रैंडमली असाइन करते हैं, ओके, ये जो है वहां पर हम रैंडमाइज असाइनमेंट करते हैं, ओके, ये भी आपको याद रखना है। चलिए
उसके बाद देखते हैं रेंडमाइज्ड वन वे अनोवा और कंट्रोल भी होते हैं। देखो कंट्रोल भी होता है बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना उनको हम उन्हें कंट्रोल करके रखा है। ओके, तो ये हमारे जितने भी दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनको हमने कंट्रोल करके भी रखा हुआ है। ओके, तो ये भी याद रखना है। रैंडमाइज्ड वन वे अनोवा डिजाइन, अनोवा का पूरा मतलब कि फुल फॉर्म क्या होता है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ओके, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस नो। ओके, वाह, इस तरीके से ए एन यहाँ से लिया हुआ है, ओ यहाँ से लिया है और वी ए अनोवा। ओके, और इनके जो मतलब कि क्या बोलते हैं, हाँ अनोवा किसने दिया? तो फिशर ने, नाम याद रखना है फिशर का। ओके, फिशर है, उन्होंने अनोवा दिया हुआ है। ओके, मतलब कि अनोवा की जो डिजाइन है, अनोवा मतलब कि एक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस है। ओके, तो वो दिया है फिशर ने। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है? वन वे अनोवा डिजाइन। इस डिजाइन में जो प्रयोज्य संचालित किए जाते हैं इनमें 3 या 3 से अधिक समूह होते हैं, 3 या 3 से ज्यादा समूह होते हैं। ओके, ग्रुप जो होंगे वो 3 या 3 से ज्यादा होंगे, जैसे कि ग्रुप 1, ये ग्रुप 2 और ये ग्रुप 3। ओके, परंतु आईवी एक ही होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा ना वो एक ही होगा। ओके, तथा इसका सांख्यिकीय विश्लेषण करने के लिए विशेष सांख्यिकीय परीक्षण अर्थात एफ टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब रेंडमाइज वन वे अनोवा डिजाइन के अंदर हम किसका यूज करते हैं? एफ टेस्ट का। एफ टेस्ट मतलब कि अनोवा ही। ओके, अनोवा को ही हम एफ टेस्ट बोलते हैं। एफ किसके नाम से? फीचर का एफ है, इसलिए यहाँ पर एफ टेस्ट बोला जाता है। ओके, समूह को जीव संख्या में से मतलब कि पॉपुलेशन में से यादृच्छिक ढंग से क्या किया जाता है? लिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो भी समूह बनाया है वो रैंडमली तरीके से लिया जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही दिए जाते हो कि तीनों को एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिए जाते हैं, 3 अलग अलग ग्रुपों को, और फिर उनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। जैसे कि मान लो ना सपोजली स्टैंडर्ड 6 के बच्चे हैं। ओके, और इनके 3 क्लास है, ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास। ओके, तीनों के तीनों बच्चे हैं किसके? स्टैंडर्ड 6 के ही हैं। ओके, अब इनको ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हम देंगे ही। ओके, मतलब कि एक्सपेरिमेंट जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, है ना, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ट्रीटमेंट तो सभी को एक ही देंगे, एक ही प्रकार का देंगे। ओके, जैसे कि मान लो ना कि मैं यहाँ पर डिस्कशन मेथड से बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो तीनों को डिस्कशन मेथड से सिखाया जाएगा। ओके, लेकिन हम फिर क्या करेंगे? इनका ऑब्जर्वेशन करेंगे और तीनों ग्रुप के स्कोर्स को देखेंगे कि चलो कक्षा 6 के ए क्लास में हमने मतलब कि डिस्कशन मेथड से पढ़ाया तो बच्चों में कितना इफेक्ट हुआ, स्टैंडर्ड बी में हम स्टैंडर्ड 6 बी में पढ़ाया डिस्कशन मेथड से तो उन पर कितना इफेक्ट हुआ, स्टैंडर्ड सिक्स के सी क्लास में हमने पढ़ाया डिस्कशन मेथड से तो उनका क्या इफेक्ट हुआ। ओके, ये देखते हैं, तो इसी को बोलते हैं वन वे अनोवा डिजाइन। ओके, तो यहाँ पर रैंडमाइज भी होता है। ओके, कंट्रोल ग्रुप यहाँ पर नहीं होता है। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसको ही हम कंट्रोल कर लेते हैं। ओके, चलिए उसके बाद आता है रैंडमाइज ब्लॉक्ड वन वे अनोवा डिजाइन। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर पहले हमने वन वे अनोवा डिजाइन देखी ना, बस सेम यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ब्लॉक कर देते हैं। ओके, कैसे करते हैं? तो देखो पहले ही हमने जो बताया कि किस तरीके से हम तीनों ग्रुपों में तीनों ग्रुप ले लेते हैं और सभी को एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल देते हैं, है ना, रैंडमाइज तरीके से हम उनका जो समूह होते हैं उनका असाइन करते हैं। ओके, ये तो सही, ये तो वहां पर ठीक हो गया। अब देखो ये डिजाइन रैंडमाइज वन वे अनोवा डिजाइन की तरह ही है, अंतर इतना है कि यादृच्छिक एक मार्गीय अनोवा डिजाइन में बहिरंग चरों का नियंत्रण मात्र यादृच्छिक द्वारा किया जाता है। इनका जो कंट्रोल जो किया जाता है जो एक्सटर्नल वेरिएबल है, जो दूसरे वेरिएबल उनको मतलब कि क्या कर रहे हैं? इफेक्ट कर रहे हैं, तो रैंडमली तरीके से उनका
मतलब कि कंट्रोल किया जाता है, जबकि यादृच्छिक ब्लॉक एक मार्गीय अनुवाद डिजाइन में इन चरों का नियंत्रण यादृच्छिकरण से हम या तो जो कंट्रोल करते हैं वो रैंडमली तरीके से करते, या तो फिर उनको स्थिर कर देते, दोनों द्वारा होता है। यहाँ पर हम स्थिर भी कर सकते हैं, मतलब कि मान लो सपोजली हम बच्चों को ये लेक्चर डिस्कशन मेथड से तीनों ग्रुपों को पढ़ा रहे थे, है ना, लेकिन बाहर का जो शोर था वो क्या कर रहा था, यहाँ पर मतलब कि इफेक्ट भी कर रहा था, तो वो बहिरंगी चर हुआ, मतलब कि वो एक्सटर्नल वेरिएबल हुआ। तो हम क्या करेंगे, उसको कंट्रोल कर देंगे, या तो फिर हम उसको अपने अंदर, मतलब कि इतनी शोर के अंदर अगर हम डिस्कशन मेथड से बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा। तो शोर को भी हमने क्या कर लिया, इन्वॉल्व कर दिया। ये तो हमने कल की क्लास में भी देखा था ना कि जो एक्सटर्नल वेरिएबल जो होते हैं वो अगर हमें मतलब कि इफेक्ट कर रहे थे, या तो हम उसको कंट्रोल कर देंगे, जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया था कि साउंड प्रूफ दीवार बनाकर, है ना। अगर ये नहीं कर सकते तो हम उसको क्या करते हैं, अपने स्टडी के अंदर ही रख लेते हैं। तो वैसे वेरिएबल को यहाँ पर हम जो अपने स्टडी के अंदर ले लेते हैं उसी को बोल देते हैं ब्लॉकिंग करना, हमने उनको ब्लॉकिंग कर दिया। ओके, चलिए, इसमें प्रायोजक को जीव संख्या से यादृच्छिक ढंग से चयन करके उस बहिरंग चर पर समान बना लिया जाता है ना, उसको हमारे समान बना दिया, हमारे स्टडी के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है, जो आश्रित चर को सीधे प्रभावित कर सकता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ब्लॉकिंग कहा जाता है। इसके बाद फिर प्रायोजक को विभिन्न प्रयोगात्मक समूह में यादृच्छिक ढंग से आवंटित किया जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हमने पॉपुलेशन में से सैंपल को लिया, ओके, वो भी कैसे लिया, रैंडमली लिया। अब हमें पता चल रहा है हमने 3 ग्रुपों में इनको बांटा, लेकिन हमें पता चला कि हम जो मतलब कि हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ओके, ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके दौरान जो मतलब कि एक आईवी को ही यहाँ पर लिया हो, लेकिन दूसरा आईवी जो है वो भी यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनको भी इसके अंदर ले लेंगे, और लेकर हम इसको क्या करेंगे, इन ग्रुप, ये जो ग्रुप है ना उसको भी हम मतलब कि रैंडमली तरीके से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर तीनों को मिलाएंगे, मतलब मान लो सपोजली यहाँ पर 10 बच्चे लिए, यहाँ 10 लिए, 10 लिए, टोटल 30 हुए, उसका अब हम रैंडमली असाइन कैसे क्या करेंगे, इन दोनों वेरिएबलों को मिलाकर करेंगे। ओके, और फिर जाके हम यहाँ पर उनको अलग अलग ग्रुपों में बांट लेंगे, ओके, इनके साथ नए इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, ओके, और फिर जाके हम इनका प्रभाव देखेंगे। तो ये होगा, तो हमने यहाँ पर जो किया ना इसको हमने शामिल कर लिया यहाँ पर हमारे ग्रुप के अंदर, तो वो हो गया ब्लॉकिंग करना। ओके, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर देखो ब्लॉकिंग किया, उसके बाद हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिए, फिर ऑब्जर्वेशन किया, ब्लॉकिंग किया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया, ऑब्जर्वेशन, ब्लॉकिंग किया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया, ऑब्जर्वेशन किया, तीनों के तीनों एक साथ काम करेंगे। ओके, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक साथ देंगे, ऑब्जर्वेशन भी एक साथ होगा। ओके, और ये ब्लॉकिंग हमने करके जो अलग अलग ग्रुप बनाए यहाँ से, ओके, यहाँ से जो ये प्रोसेस किए ना इसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है ये वाला। ओके, चलो अब आते हैं, देखो अगेन हम देख लेते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू, उनको चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा आपको याद रह जाएगा। अब देखो 1 शॉट की स्टडी में हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने सिर्फ ट्रीटमेंट दिया, ऑब्जर्वेशन किया, है ना, यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप नहीं था, रैंडमली असाइन नहीं था। ओके, 1 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में क्या किया, पहले प्री टेस्ट दिया, फिर ट्रीटमेंट दिया, फिर हमने क्या किया, पोस्ट टेस्ट लिया। ओके, यहाँ पर भी कंट्रोल ग्रुप नहीं था, रैंडमली असाइन नहीं था। ओके, अब स्टैटिक की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या आता है, स्टैटिक में 2 ग्रुप होते हैं, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप होते हैं। ओके, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। ओके, यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं देते हैं और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप तो है लेकिन रैंडमली असाइन नहीं है, तो ध्यान में रखना है। ओके, प्री एक्सपेरिमेंटल में कहीं पर भी रैंडमली असाइनमेंट नहीं है। ओके, और कंट्रोल ग्रुप 2 ग्रुपों में नहीं है, सिर्फ तीसरे स्टैटिक ग्रुप में ही कंट्रोल ग्रुप है। ओके, अब क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की बात करते हैं, तो देखो इंटरएक्चुअल टाइम सीरीज डिजाइन है। ओके, इसमें हमने क्या किया था, लंबे टाइम तक हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद फिर से हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ओके, ये वाला हमने बताया था आपको। ओके, तो यहाँ पर भी हम मतलब कि कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है, रैंडमली असाइन नहीं होता है। ओके, इस बाद इक्विवेलेंट टाइम सैंपल डिजाइन की बात करते थे। इक्विवेलेंट टाइम सैंपल डिजाइन में क्या होगा, हमने यहाँ पर एक बार इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया, ऑब्जर्वेशन किया,
फिर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं दिया, ऑब्जर्वेशन किया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दिया, ऑब्जर्वेशन किया, ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं दिया, ऑब्जर्वेशन किया, ये हमने किया था इक्विवेलेंट के अंदर, ओके। तो यहाँ पर भी हमारा कंट्रोल ग्रुप नहीं है, रैंडमली असाइन नहीं है, ओके। उसके बाद देखो नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल तो शब्द आ जाता है तो मतलब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप होगा, है ना। तो यहाँ पर दो ग्रुप होंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी, है ना। एक ग्रुप आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका एक होगा एक्सपेरिमेंटल और दूसरा आपका क्या होगा, कंट्रोल ग्रुप होगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्री टेस्ट लेते हैं, फिर जाके उनको क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, और फिर जाके उनका यहाँ पर पोस्ट टेस्ट लेते हैं। यहाँ पर भी यही है, ओके। पहले प्री टेस्ट लिया, कुछ नहीं दिया, और पोस्ट टेस्ट ले लिया, ओके। ये हो गए नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप, ओके, क्लियर। तो यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप तो है लेकिन रैंडमली असाइन नहीं है, ओके। आगे देखते हैं काउंटर बैलेंस डिजाइन। काउंटर बैलेंस में हमने क्या देखा था कि अलग अलग ग्रुपों को लेते हैं, ओके, ए बी सी डी, 4 ग्रुपों को लिया, फिर हम क्या करते हैं, 2 ग्रुपों को क्या करते हैं, क्रम में लगाते हैं, 2 ग्रुपों को क्रम में लगाते हैं, और 2 ग्रुपों को उल्टा क्रम में लगाते हैं, है ना, उल्टा क्रम में, ये बताया था। यहाँ पर भी आपका कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं है, रैंडमली असाइन नहीं है, ओके। उसके बाद सेपरेट सैंपल प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट की बात करते हैं। तो सेपरेट सैंपल के अंदर हमने क्या बताया था, ओके। यहाँ पर हमने क्या किया, तो पहले प्री टेस्ट लिया, फिर यहाँ पर हम क्या करते, प्री टेस्ट लिया, उसके बाद यहाँ पर एक ग्रुप, दोनों को क्या है, दोनों ग्रुप है, ओके, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं और फिर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ओके, इस तरीके से, ओके। यहाँ पर कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं है, रैंडमली असाइन नहीं है, ओके, तो याद रखना। उसके बाद देखो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की बात करते हैं। रैंडमाइज पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप है। देखो यहाँ पर ट्रू एक्सपेरिमेंट में आपको याद रखना है कंट्रोल ग्रुप भी होगा, रैंडमली असाइन भी होगा, सारे के अंदर, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, प्री टेस्ट ओनली पोस्ट टेस्ट के अंदर होगा आपका कि हम 2 ग्रुप लेंगे, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, यहाँ पर नहीं देते हैं, और यहाँ पर पोस्ट टेस्ट लिया जाता है, ओके। ये बन गई आपकी रैंडमाइज पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। फिर प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप, यहाँ पर प्री टेस्ट लिया जा रहा है, ओके। उसके बाद यहाँ पर एक ग्रुप है, एक्सपेरिमेंट ग्रुप है, उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, और कंट्रोल ग्रुप को कुछ नहीं दिया जाता, और यहाँ पर पोस्ट टेस्ट दोनों को लिया जाता है, ओके। तो ये बन गया आपका प्री टेस्ट पोस्ट। देखो यहाँ पर सभी में होगा, ओके, ये बात याद रखनी है, CR सभी में होगा, ओके, रैंडमाइज और कंट्रोल सभी में होगा। अब रैंडमाइज फैक्टोरियल डिजाइन की बात करते हैं। तो रैंडमाइज फैक्टोरियल डिजाइन जो है उसमें हमने क्या बताया था, फैक्टर्स में, अलग अलग फैक्टर्स में उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ओके। जो भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनकी जो लेवल्स होते हैं, लेवल्स के बेस पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, अलग अलग फैक्टर को अलग अलग लेवल में बांट लेते हैं, ओके। चलिए, रैंडमाइज वन वे एनोवा में क्या बताया था हमने, ओके। रैंडमाइज वन वे अनोवा के अंदर हम 3 ग्रुप लेते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप लेते हैं, ओके। उनमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, यहाँ पर ट्रीटमेंट देते हैं। देखो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दिया जाएगा, ओके, तीनों ग्रुपों को, और फिर यहाँ पर देखा जाएगा कि क्या इफेक्ट हो रही है, ओके। तो ये वाली यहाँ पर बात हो गई। अब देखो यहाँ पर भी आपका कंट्रोल ग्रुप तो है नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करते हैं, कंट्रोल करके रख लेते हैं, ओके। इसलिए हमें कंट्रोल ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही कंट्रोल कर दिया है, ओके। अब देखो रैंडमाइज ब्लॉक वन वे अनोवा डिजाइन में क्या होगा, यहाँ पर भी हमारे 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप होंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें पता चलता है कि हमें इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखना है, लेकिन दूसरा भी इसको इफेक्ट करा है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी इनके अंदर सम्मिलित, हमारे स्टडी के अंदर सम्मिलित कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकिंग करना, ओके। और ब्लॉकिंग करके हम क्या करते हैं, अगेन उनका मतलब कि रैंडमली असाइन करके देखते हैं, ओके। फिर यहाँ पर भी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल देंगे सभी को, ओके, और फिर जाके ऑब्जर्वेशन करेंगे इस तरीके से, ओके। और सोलोमन रैंडमाइज फॉर डिजाइन जो थी उसमें हमने क्या किया था, फॉर डिजाइन होगी सोलोमन के अंदर, है ना, 4 डिजाइन होगी,
और उसमें भी हमने मान लो कि ये एक डिज़ाइन है, ये दूसरी डिज़ाइन है, तीसरी डिज़ाइन है, चौथी डिज़ाइन है, ओके। और चारों डिज़ाइन के अंदर हम क्या करते हैं, चारों की चारों को, ओके, जस्ट वेट, ओके। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चारों के चारों जो डिज़ाइन है, ओके, उनको हम पहले दो को यहाँ पर क्या करेंगे, देखो प्री टेस्ट पोस्ट देंगे और ट्रीटमेंट देंगे। यहाँ पर प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ओके। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हम ओनली पोस्ट टेस्ट लेंगे और ट्रीटमेंट देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं देंगे, और यहाँ पर पोस्ट टेस्ट लेंगे, ओके। मतलब कि पोस्ट टेस्ट वाले भी 2 ग्रुप होंगे और प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट वाले भी 2 ग्रुप होंगे। इस तरीके से हम सोलोमन रैंडमाइज फॉर ग्रुप डिज़ाइन बनाते हैं, ओके। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया। सभी में यहाँ पर ट्रू एक्सपेरिमेंटल है, वो वहाँ सभी में कंट्रोल ग्रुप और रैंडमाइज दोनों ही देखने को मिलेगा, जबकि क्वासी एक्सपेरिमेंटल में आपको कंट्रोल ग्रुप और रैंडमाइज नहीं देखने को मिलता, ओके। रैंडमाइज तो देखने को ही नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप भी यहाँ पर नहीं देखने, ये एक में ही देखने को मिलता है, ओके, कंट्रोल ग्रुप, लेकिन रैंडमाइज नहीं मिलता, ओके। और यहाँ पर प्री एक्सपेरिमेंटल में भी यही बात है, कंट्रोल ग्रुप एक में ही देखने को मिलता है, लेकिन रैंडमाइज तो कहीं पर भी नहीं देखने को मिलता, ओके। ये ऐसी सारी आपको याद रखनी पड़ेगी, उसी के बेस पर थियरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किसको कहेंगे। अभी तक तो हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही सारे पढ़े हैं ना, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहाँ जाएंगे। तो इसके अलावा, एक्सपेरिमेंटल के अलावा जितने भी है ना, वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे आपके नॉन एक्सपेरिमेंटल में। अब जितने आगे मैंने पढ़ाए हुए थे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के पहले जितने पढ़ाए ना, वो सारे के सारे आपके नॉन एक्सपेरिमेंटल में आ जाएंगे, ओके। जैसे कि आपका हो गया हिस्टोरिकल रिसर्च हो गया, फेनोमेनोलॉजी हो गया, ओके। ये सारे के सारे जो भी क्वालिटेटिव रिसर्च थे, ओके, और अदर्स भी बहुत सारे थे जो आपके नॉन एक्सपेरिमेंटल में आ जाएंगे, ओके। अब देखो, गैर प्रयोगात्मक शोध वह शोध है जिसमें एक स्वतंत्र चर के हेरफेर का अभाव होता है। एक स्वतंत्र चर में हेरफेर करने के बजाय गैर प्रयोगात्मक अनुसंधान करने वाले शोधकर्ता केवल यहाँ पर वेरिएबल को मेजर करते हैं, या तो फिर हम उसको क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ओके, वर्णन करते हैं उस वेरिएबल के बारे में, या तो फिर हम उनका सिर्फ और सिर्फ हम मेजर ही करते हैं, ओके। यहाँ पर हम वेरिएबल में जोड़ तोड़ नहीं करते, ओके। तो जो भी हम मतलब कि मोस्टली हम यूज करते हैं ना, तो वो हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ही यूज करते हैं, ओके, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से होते हैं प्रयोगशाला या वास्तविक दुनिया में, ओके। ये जो होते हैं ना, मतलब कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है ना, वो प्रयोगशाला में ही होता है, वास्तविक दुनिया में ही होता है, ओके। लेकिन यहाँ पर जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ना, वो तो हम मतलब कि उसका हम सिर्फ मेजर कर पाते हैं, उनके मतलब वेरिएबल में हेरफेर नहीं करते नहीं हो कि उनको हेरफेर नहीं करते, सिर्फ उनका मेजर करते हैं और फिर हम या तो उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, ओके। चलिए अब देखो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बीच का डिफरेंस भी देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को प्रायोगिक अनुसंधान कहा जाता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को गैर प्रयोगात्मक अनुसंधान कहा जाता है, ओके। अब यहाँ पर ओके, तो कारण संबंधों की खोज करने की कोशिश, यहाँ पर कोजल रिलेशन को देखने की मतलब की कोशिश की जाती है, ओके। जबकि यहाँ पर चरों के बीच संबंधों का वर्णन करने और कारण और प्रभाव का परीक्षण नहीं किया जाता, ओके। यहाँ पर सिर्फ क्या किया जाता है कि चरों के बीच का संबंध जो है उसको वर्णन करने के लिए यहाँ पर वर्णन किया जाता है, ओके, डिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन कोज इफेक्ट को यहाँ पर ना टेस्ट नहीं किया जाता, ओके, नॉन एक्सपेरिमेंटल के अंदर। अब एक्सपेरिमेंटल की अगर बात की जाए तो हम 2 को ही मानते हैं। प्री एक्सपेरिमेंटल को तो हम इतना मतलब कि घटिया स्तर मान लेते, घटिया टाइप मान लेते, ओके। तो यहाँ पर देखो, एक्सपेरिमेंटल एंड कोसी एक्सपेरिमेंटल ये 2 टाइप्स है, साथ ही साथ आप इसको प्री एक्सपेरिमेंटल भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, जो कि हम पढ़ के आए, ओके। फिर यहाँ पर क्या होता है, अगर नॉन एक्सपेरिमेंटल की बात करें तो आपका केस स्टडी हो गया, ओके, केस स्टडी, फिर आपका मतलब कि लॉन्गिट्यूडिनल हो गया, ओके। उसके बाद अगर आप बात करें सर्वे रिसर्च हो गया, ओके, फेनोमेनोलॉजी हो गया, ये सारे जो मतलब कि जितने भी हमने पढ़ाए थे वो सारे नॉन एक्सपेरिमेंटल में आएंगे, ओके।
उसके बाद देखो शोधकर्ता का कम से कम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के स्तरों पर नियंत्रण होना चाहिए। ओके, मतलब कि जो रिसर्चर होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमने यही तो किया, कंट्रोल ही तो किया है ना, वेरिएबलों को कंट्रोल करके तो काम किया है ना। जबकि यहाँ पर नॉन एक्सपेरिमेंटल की बात करें तो शोधकर्ता इंडिपेंडेंट वेरिएबल के स्तर के लिए विषयों के असाइनमेंट को नियंत्रित नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पर उनको मतलब कि सब्जेक्ट्स के जो भी मतलब कि असाइनमेंट है, ओके, मतलब कि जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके जो लेवल है ना उनको हम यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाते। ओके, फिर यहाँ पर उनके अगर बात की जाए 3 बातें याद रखनी है। एक तो डेफिनेशन ऑफ लेवल, ओके, लेवल की डेफिनेशंस देखी जाती हैं। फिर इम्प्लीमेंटेशन रैंडम असाइनमेंट किया जाता है। ओके, और कंट्रोल ओवर अदर इन्फ्लुएंशियल फैक्टर, मतलब कि कोई भी अदर फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है, प्रभाव कर रहा है तो उसको कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर रैंडमली असाइन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ओके, लेवल की परिभाषा दी जाती है। ओके, अलग अलग लेवल जो हमने बताए थे ना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अलग अलग लेवल है, इसकी भी यहाँ पर परिभाषा की जाती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। ओके, जबकि यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए कार्य कारण को विशेषता देना मुश्किल है। यहाँ पर हम कोज इफेक्ट को मतलब के विशेषता देंगे वो मतलब कि बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, किसमें, नॉन एक्सपेरिमेंटल के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। मूल रूप से सजातीय समूह के उपसमूह को अलग तरह से उपचार करके आबादी बनाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि होमोजीनियस ग्रुप होता है ना उसको ट्रीटमेंट देकर समान पॉपुलेशन पर मतलब कि पॉपुलेशन पूरी पॉपुलेशन को क्या किया जाता है, उसको लागू किया जाता है, जनरलाइज करने की कोशिश की जाती है। ओके, जबकि यहाँ पर क्या होता है कि गैर नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर अधिकांश बहुभिन्न रूपी तकनीकों का विकास किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम मल्टीवेरिएट टेक्निक ना यूज करते हैं। ओके, और एक्सपेरिमेंटल में हम मोस्टली होमोजेनियस ग्रुप को ही लेने की बात करते हैं। ओके, ताकि हमें पता चले। उसके बाद देखो सांख्यिकीय परीक्षण ये जांचने के लिए कि क्या उपचार का प्रभाव पड़ा है। ओके, अर्थात क्या नमूने अभी भी उसी जनसंख्या से आते हैं। ओके, मतलब कि यहाँ पर देखा जाता है कि हमने जो ट्रीटमेंट दी है उसका क्या इफेक्ट हुआ है। ओके, वो स्टेटिकल टेस्ट के बेस पर हम देखते हैं। ओके, जबकि यहाँ पर कुछ पूर्व निर्धारित आबादी में चर के बीच संबंधों को जांच की जाती है। यहाँ पर हम मतलब कि वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को देखा तो जा सकता है। ओके, पहले से निर्धारित जो भी हमारी पॉपुलेशन है उसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप को देख सकते हैं। जैसे कि को रिलेशन हो गया, फिर सर्वे रिसर्च हो गया। ओके, उसमें हम यही तो करते हैं कि दो वेरिएबल है एक दूसरे को किस हद तक मतलब कि इफेक्ट करके वो मतलब कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ओके, दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको देखा जाता है, कोज इफेक्ट को नहीं देखा जाता। ओके, चलिए उसके बाद बात करें तो देखो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसको एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्सपेरिमेंट किया जाता है। यहाँ पर नॉन एक्सपेरिमेंटल में ओपन रिसर्च क्वेश्चन होते हैं। ओके, ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं वैसे। फिर हाइपोथेसिस यहाँ पर बनाई जाती है। यहाँ पर वेरिएबल होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। ओके, जबकि नॉन एक्सपेरिमेंटल के अंदर नो डिफाइंड वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल के अंदर डिडक्टिव अप्रोच होता है, जबकि नॉन एक्सपेरिमेंटल की बात करें तो इंडक्टिव अप्रोच होता है। ओके, यहाँ पर हाइपोथेसिस बनानी आवश्यक नहीं होती। ओके, यहाँ पर हाइपोथेसिस बनानी आवश्यक नहीं है, आवश्यक मतलब कि कंपलसरी नहीं है। ओके, जबकि यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल में तो आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव मतलब कि वस्तुलक्षिता। ओके, मतलब कि कोई भी पक्षपात पूर्वाग्रह नहीं होता है। यहाँ पर सब्जेक्टिविटी आ जाती है, पूर्वाग्रह। ओके, बायस बोलते हैं। ओके, फिर पूर्वाग्रह, पक्षपात। ओके, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होते हैं मोस्टली आपकी क्वांटिटेटिव डाटा होते हैं उसके अंदर, जबकि नॉन एक्सपेरिमेंटल के अंदर मोस्टली बोल रही हूँ, क्या मोस्टली क्वालिटेटिव डाटा होते हैं। फिर यहाँ पर कोज इफेक्ट देखी जाती है एक्सपेरिमेंटल के अंदर। नॉन एक्सपेरिमेंटल में हम ऐसा कुछ नहीं देखते हैं ना, आइडेंटिफाई मीनिंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं, एक्सपीरियंस को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके,
फिर यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस लगाई जाती है, जबकि नॉन एक्सपेरिमेंटल के अंदर क्या करते हैं, इंटरप्रेटिव एनालिसिस किया जाता है। ओके, मतलब कि उसका अर्थघटन किया जाता है, उसको व्याख्यायित किया जाता है, व्याख्यायित करके एनालिसिस किया जाता है। ओके, मतलब कि उसका अर्थघटन किया जाता है, विवरण किया जाता है। ओके, इस तरीके से समझ लो। चलो, उसके बाद बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के डिसएडवांटेज क्या है। ओके, तो यह परिवर्तनशील नियंत्रण पर निर्भरता के कारण मानवीय त्रुटि के लिए अत्यधिक प्रवण है, जिसे ठीक से लागू नहीं किया जा सकता है। ओके, ह्यूमन एरर इसके अंदर आ ही जाती है। ओके, हम कहीं से भी मान के चलो कि हम नहीं करने वाले एरर, लेकिन फिर भी आ जाती है। ओके, ये त्रुटियां प्रयोग और किए जा रहे शोध की वैधता को समाप्त कर सकती है। ओके, ह्यूमन एरर जो है ना, वो रिसर्च की जो वैलिडिटी है, ओके, उसको भी क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकता है। बाहरी चरों पर नियंत्रण रखने से अवास्तविक परिस्थितियां पैदा होती है। ओके, हम जो एक्सट्रानेस वेरिएबल होते हैं, ओके, उन पर अगर हम कंट्रोल कर देते हैं तो वैसे टाइम पे क्या होती है भाई, अनरियलिस्टिक सिचुएशन पैदा हो सकती है। ओके, दूसरी है वास्तविक जीवन चरों को समाप्त करने से गलत निष्कर्ष निकलेंगे। हम जो भी मतलब कि रियल लाइफ वेरिएबल्स, ओके, अगर उनको हम मतलब कि निकाल देंगे, ओके, तो क्या उनको समाप्त कर देंगे, उनको निकालेंगे, तो जो कंक्लूजन निकलेगा वो गलत निकलेगा। इसके परिणाम स्वरूप शोधकर्ता अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुरूप चर को नियंत्रित कर सकते हैं। यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। ओके, बहुत लॉन्ग टर्म की ये प्रक्रिया बन जाती है। फिर आश्रित चर के परीक्षण और आश्रित चर के हेरफेर के प्रभाव के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने में इतना समय व्यतीत होता है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का हम टेस्ट कर रहे हैं। ओके, उन पर मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हेरफेर का क्या इफेक्ट हो रहा है, तो उसको देखने के लिए लंबे टाइम तक आपको क्या करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। ओके, ये महंगा भी होता है, बिकॉज जितना टाइम ज़्यादा लगेगा उतना महंगा भी पड़ेगा हमें ना, उतना पैसा भी ज़्यादा लगेगा। ओके, उसके बाद देखते हैं ये बहुत जोखिम भरा है और इसमें नैतिक जटिलताएं हो सकती है, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ओके, यहाँ पर क्या होती है कि ये एक इथिकल कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। ओके, तो उसको हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। ये चिकित्सा अनुसंधान में आम है, मतलब कि जो क्या बोलते हैं, क्लिनिकल फील्ड के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पर वो नॉर्मल सी बात है। ओके, वो मतलब कि वहाँ पर तो इजीली वहाँ पर वो लोग यूज करते ही है। ओके, जहाँ असफल परीक्षणों से रोगी की मृत्यु हो सकती है या स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ सकती है। ओके, यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम कोई ऐसा असफल परीक्षण कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो पेशेंट होते हैं उसकी डेथ हो जाती है। ओके, तो क्लिनिकल फील्ड के अंदर अगर कोई भी पेशेंट आता है तो मतलब वो पेशेंट दर्द से पीड़ित है ना किसी बीमारी से पीड़ित है, तो अगर वहाँ पर अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अगर मान लो कि उसको कुछ हो भी जाता है तो कोई बात नहीं होती, लेकिन हम नॉर्मल इंसान पर ये काम करने जाएंगे, अगर उसको कुछ हो जाता है तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ओके, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के परिणाम वर्णनात्मक नहीं होते। ओके, इसको हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते। फिर प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह भी बातचीत के विषय द्वारा आपूर्ति की जा सकती है। ओके, जो भी रिस्पॉन्स बायस भी कभी कभी आ जाता है। ओके, फिर प्रयोगात्मक अनुसंधान में मानवीय प्रतिक्रिया को मापना मुश्किल हो जाता है कि जो ह्यूमन रिस्पॉन्स है ना उसको अगर मापना है, मेजर करना है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज ह्यूमन रिस्पॉन्स जो होता है, मान लो कि मैं आपको बोलूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो जरूरी नहीं कि आप सही सही बात मुझे बताएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ह्यूमन का जो रिस्पॉन्स है वो एक तो बहुत बड़ी मतलब कि बहुत उसका मेजर करना वो बहुत डिफिकल्ट बात होती है। ओके, हम बोलते हैं ना कि इंसानों को मापना मतलब कि बहुत ही कठिन काम होता है, बस यही बात है। तो चलिए, आई होप आपको पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च समझ आया होगा, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च समझ आया होगा, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च समझ आएगी। यहाँ हमारे जितने भी रिसर्च के टाइप्स थे, मैंने अभी बहुत सारे टाइप्स आपको करवा दिए हैं। ओके, अभी भी जो थोड़े से बचे हैं वो उसको शॉर्ट में हम एक ही वीडियो में देख लेंगे, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि सारे जितने पढ़ाए ना अभी तक उनके अंदर इन्वॉल्व हो जाते कहीं ना कहीं। ओके, तो इसीलिए उनको एक वीडियो में ही हम कंबाइन करके अब जो कल की जो क्लास होगी वहाँ पर हमारे रिसर्च के जितने भी बाकी बचे हैं ना जो छोटे उनको इकट्ठा करके एक वीडियो बना देंगे। ओके, उसके बाद हम चलेंगे स्टेप की ओर, फिर आपके स्टेप जो होंगे वो कंटिन्यू होंगे। ओके,
तो चलिए जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना है, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।